बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का फ्री सेशन जो है वो पेरेंटिंग के ऊपर है और 1 घंटे में इंशाल्लाह आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 5 मोस्ट कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स। ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि अक्सर औक़ात मैंने पेरेंट्स को करते हुए देखा है। ये वो मिस्टेक्स हैं जिनके थ्रू मैं भी गुज़री हूँ और गुज़रने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि दिस इज़ समथिंग जो नुकसान जिसकी वजह से मैंने भी उठाया है, मेरे बच्चों ने भी उठाया है और बेशुमार माँ-बाप उठा रहे होते हैं अनजान में। जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की थी, तो काफ़ी आपको मटेरियल मिल जाता है कि पेरेंट्स कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं, कौन-सी मिस्टेक्स होती हैं, कौन-सी चीज़ें वो बाद में जाकर रिग्रेट कर रहे होते हैं, किन चीज़ का नेगेटिव असर जो है वो बच्चों पे आ रहा होता है पेरेंटिंग के हवाले से। लेकिन काफ़ी चीज़ें जो कि आज मैं जिन पे हाइलाइट करूँगी और जो मैं आपको बताऊँगी, वो ऑनलाइन भी आपको ईज़िली अवेलेबल नहीं थे। सो दिस इज़ मोर और लेस एक्सपीरियंस बेस्ड। सारी मेरी काउंसलिंग्स की अमालगमेशन मेरे अपने 4 पेरेंटिंग के एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके उसकी समेशन जो है उससे जो मैंने निकाला है, उससे जो मैंने एनालाइज़ करके और बैक्ड बाय रिसर्च, नो क्वेश्चन अबाउट इट, कि कौन-सी गलतियाँ हम कर जाते हैं और ये वो चीज़ें हैं जो कि जिन पे अक्सर औक़ात बात नहीं की जा रही होती, डिस्कशन नहीं हो रही होती। इसको इतना ज़्यादा हाइलाइट नहीं किया जा रहा होता, एम्फसाइज़ नहीं करते इस पे हम। लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है और इसका नुकसान सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं, माँ-बाप के लिए बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से फैमिलीज़, सारी फैमिलीज़ मतलब इवन द मैरिज गेट्स अफेक्टेड। तो ये चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि इस सेशन के बाद जब आप लोगों को पता चलेगा इनके बारे में एंड आप इससे फ़ैमिलियर होंगे, आपको अंदाज़ा होएगा कि ओह! ये भी एक गलती है जो कि शायद अनजान में एंड इट विदाउट इवन नोइंग मैं कर रहा हूँ बिकॉज़ सारे कर रहे होते हैं। तो आप उसको करेक्ट जब करेंगे तो यू विल सी अ मैसिव डिफरेंस होपफुली इंशाल्लाह। उससे पहले थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन मैं आपको इवन दो आई नो मैनी ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो, क्योंकि आप लोग मेरे सेशंस अटेंड करते रहते हैं। जब मेरे सामने पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आई थी तो काफ़ी फेमिलियर नेम्स होते हैं जो कि मुझे अंदाज़ा होता है कि अच्छा, क्योंकि उससे अंदाज़ा होता है कि कौन सा डेमोग्राफिक है जो कि आपका प्रोग्राम अटेंड कर रहा है। मेरी कोशिश पूरी होती है कि उसके मुताबिक मैं फिर जो प्रोग्राम है वो उसमें एग्जाम्पल्स रखूँ या उसको थोड़ा सा ज़्यादा रेलिवेंट कर दूँ फॉर द ऑडियंस जो कि सुन रही होगी। तो काफ़ी फेमिलियर नेम्स होते हैं। आप लोग यूजुअली मेरे रिलेशनशिप या पेरेंटिंग के प्रोग्राम्स जो हैं वो अटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन फॉर दोस्त हु डू नॉट नो एंड इवन फॉर दोस्त जो कि मुझे जानते हैं, लेकिन शायद ये थोड़ा सा टिडबिट है मेरी इंट्रोडक्शन का जो आपको इस पर डिफरेंट लगेगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न मैं इतनी ज़्यादा गुम क्यों थी इतने महीनों से। आई हैव बीन कम्प्लीटली लॉस्ट। I have not been doing programs that frequently. I have not been doing my sessions that frequently is because, Alhamdulillah, I was blessed with the baby girl, and अब I am a homeschooling mother of 4. तो आप लोगों को ज़करिया और दोहा तो मेरी वीडियो से भी उनका पता होगा। मेरे 2 बड़े बच्चे, फिर उसके बाद कानिता हुई एंड नाउ शी इज़ 2 एंड नाउ अज़ीना इज़ 4 मंथ्स। शी जस्ट टर्न्ड 4 मंथ्स। तो उसकी वजह से मैं ज़रा ज़्यादा मसरूफ़ रही हूँ बच्चों में और हैंडलिंग ऑल एजेस टुगेदर। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आप लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि मेरे इट एनहांसेस माय लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरी जो लर्निंग है उसकी वजह से वो मुसलसल मैं सीख रही होती हूँ और फिर मेरी पूरी कोशिश होती है जो मैं सीखूँ वो आप लोगों को भी सिखाऊँ। तो इसमें आप लोगों को काफ़ी उसकी भी एक झलक नज़र आएगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है एक टॉडलर और एक छोटी सी बेबी और एक प्री टीन के साथ है। और अभी दोहा जो है शी इज़ नॉट एट द प्री टीन एज, लेकिन सारे एक्सपीरियंसेस साथ साथ चल रहे हैं अभी। अच्छा, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड, बीएससी ऑनर्स किया था मैंने लम से। मेरी जो मेजर था वो सोशल साइंसेस में था, माइनर मैंने साइकोलॉजी में किया था एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2014 व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 11 इयर्स अगो। उसके बाद से आई बीन वर्किंग इन वेरिटा और वेरिटा में आई बीन मेंटोर्ड बाय सर फैज़ सियाल, ही इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट और मेरा जो काम है वो इमोशनल हेल्थ काउंसलिंग का है प्राइमरीली। लेकिन उसके साथ साथ मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं बच्चों के साथ,
प्री टीन्स, टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स, सेल्फ डेवलपमेंट पे, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे, पेरेंटिंग पे, और उनकी ग्रूमिंग और लाइफ स्किल्स पे। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरी फैमिली को एजुकेट साथ साथ करती रहूँ। तो इवन इन माई जो बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं, इवन इन दोज प्रोग्राम्स में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करती हूँ इन द लर्निंग प्रोसेस, ताकि घरों में चेंज आए। सिर्फ बच्चे में अगर तब्दीली आ जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, इट विल गो बैक टू ज़ीरो वंस दे गो बैक होम, अगर के घरों में तब्दीली ना आए। तो मेरा जो काम है वो मोर लेस विद फैमिलीज़ है। और उसमें एक और जो चीज़ है, एक और जो पार्ट ऑफ द फैमिली है, वो आपको पता है बर्थिंग है। और डिलीवरी, इवन दैट प्लेज अ ह्यूज रोल इन पेरेंटिंग। और आपका मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसा है, बॉन्डिंग कितनी है, सारा कुछ वो वूम से ही शुरू हो जाता है। तो मेरा अपने हस्बैंड के साथ नेचुरल बर्थिंग पे भी काम है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू हेल्प सेवरल पीपल, अल्लाह का शुक्र है। हमारे प्रोग्राम्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उसके अलावा हमारे काउंसलिंग्स के थ्रू भी वी हैव हेल्प देम एंड फैसिलिटेटेड नेचुरल बर्थ। और उसके साथ इवन सी सेक्शन के बाद जो वी बैक्स होते हैं, उनमें भी अल्लाह का शुक्र है हमारी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और नाउ बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल टाइम, लेकिन ये फ्री सेशंस हैं तो इसलिए लिटिल टाइम में इंशाल्लाह ताला यू विल एटलीस्ट गेट फूड फॉर थॉट। आपको इतने पॉइंट्स, इतनी चीज़ें पता चल जाएंगी, इतनी नॉलेज इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंच जाएगी। और स्टेप्स साथ के चेंजेस क्या करनी है कि इंशाल्लाह ये स्मॉल फ्री सेशंस अरसलान भी कर रहे हैं और मैं भी करती रहूँगी इंशाल्लाह आगे भी। तो दीज विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली इन चेंजिंग एंड ब्रिंगिंग अबाउट द स्मॉल लिटिल चेंजेस एट होम, जो कि छोटी छोटी चीज़ों से आपकी लाइफ आपको नज़र आने लगेगी कि वो पूरी चेंज होने लग जाती है। चेंज जो है ना वो छोटे स्टेप्स ही मांगता है, बड़े बड़े स्टेप्स जो है वो बाद की बात आती है। वो छोटे छोटे स्टेप्स जब इकट्ठे होते हैं ना तो वो बड़ा स्टेप बन जाता है लेकिन वी स्टार्ट विद लिटिल थिंग्स। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिसमें ये 5 चीज़ें जो आप चेंज करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी पूरे पेरेंटिंग के आपकी प्रोसेस में आपको फील होगा कि बिल्कुल बदल गया है आपका, बच्चों के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल चेंज हो गया। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी बच्चा एक बच्चा है, अभी वो डेवलप हो रहा है। अभी जैसे अगर मैं एक औरत के हिसाब से आपको एक मेटाफर दूँ और एक एग्जांपल दूँ, तो जब आप केक ओवन में रखते हैं और अभी वो पूरा बेक नहीं होता, तो आप उसको निकालते हैं एंड यू सी कि अभी वो जो बैटर है वो सॉफ्ट है। उसमें आपने कुछ करना है, मिक्स करना है उसको ठीक से, उसके बबल्स निकालने हैं, उसको रोटेट करना है ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो आप अभी भी चेंजेस वो कर सकते हैं, लेकिन वंस इट्स बेक्ड, बस फिर उसके बाद अगर वो कहीं से राइस ज़्यादा हो गया, नीचे से जल गया, वट एवर इट हैज़ हैपेंड, इट हैज़ हैपेंड। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो दूसरी तरीके से अगर मैं कहूँ तो इट इज़ मच ईजी टू लर्न समथिंग देन टू अनलर्न एंड देन रीलर्न। ये बात आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा सुनी होगी, सर फाइज भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि एक अक्रॉस द बोर्ड एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक चीज़ को एक दफ़ा सीखना, पहली दफ़ा आप सीख रहे हैं वो बहुत आसान है, लेकिन एक चीज़ को आपने गलत तरीके से सीख लिया और आपने उसको अब ठीक करना है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बहुत, क्योंकि एक इंसान जो है वो क्रिएचर ऑफ हैबिट है, आदतों से हम बने हुए हैं और आदत हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें कंट्रोल करती है, हमारी हैबिट्स जो हैं। बेशक कि वो आप किस हाथ से खाना खा रहे हैं, बेशक कि आप कौन से पाँव एक्सेलेरेटर पे रखते हैं या ब्रेक पे रखते हैं ड्राइव करते वक़्त, तो आपको मैनुअल गाड़ी की आदत है या ऑटोमेटिक, दैट्स समथिंग दैट मेन कैन ऑल्सो वेरी वेल रिलेट टू। तो जो आदत बन जाती है वो हमें कंट्रोल करने लग जाती है, दैट्स ईज़ियर एज़ वेल। वो हमारे लिए आसान होती है। चेंज, अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना और जो अपने बिलीव्स डेवलप हो चुके हैं उनको तोड़ के फिर से खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों की आसानी करें, ये बच्चों को इस मुश्किल में ना डालें, बिकॉज़ यू डिड नॉट डू योर होमवर्क राइट, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं था, आप लोगों ने गलतियाँ कर दी। उनको इस मुश्किल में ना डालें कि वो बड़े होकर फिर उनको अपने बिलीव्स ठीक करने पड़ें, क्योंकि आपने गलत बिलीव्स को, बेशक कि आप जानते हुए भी नहीं कर रहे, आप अनजान में उनके बिलीव्स डेवलप हो रहे थे और आपने बस वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ था जिसमें वो बिलीव्स डेवलप हो गए। बाद में आपको पता चला, ओह! ये तो एनवायरनमेंट का ये नुकसान हो गया। फिर वो फिक्स करने में काफ़ी मुश्किल होएगी आपको भी और आपके बच्चों को भी।
तो इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न पेरेंटिंग एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ तक कि हमारे जो प्री मैरिज प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम कह रहे होते हैं कि पेरेंटिंग भी सीखें, पहले से सीखें, ना कि बच्चा हो जाए फिर उसके बाद आप उसको हैंडल करने में इतना ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और आपको पता चलता है उस हैंडलिंग में मिस्टेक्स हो गई, गलतियाँ होगी, नुकसान हो गया, अब इसको ठीक कैसे करें। नाउ व्हेन पीपल कम एंड दे हैव टीनेजर्स या मेरे जैसे बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आते हैं, अब वो ये मसले हैं, अब उनको होता है कि जल्दी से ठीक हो जाए। इट टुक 10 years फॉर दैट प्रॉब्लम टू अकर। अब ये 10 साल में बच्चा ख़राब हुआ, बच्चे के अंदर कोई गलत हैबिट डेवलप होगी, बच्चे और आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया, ट्रस्ट ब्रेक हो गया, वट एवर इट हैज़ हैपेंड। अब वो 10 साल की चीज़ 1 मिनट में तो ठीक नहीं होने वाली, 1 मिनट क्या महीने में भी ठीक नहीं होने, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो पेशेंस अनफॉर्चुनेटली स्पेशली नाउ डेज वी आर सो यूज टू हैविंग थिंग्स इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स एंड मिनट्स, कि वो पेशेंस हमारी तो अंदर नेचर से ही निकल चुका हुआ है। और वो पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगती है, बहुत ज़्यादा। तो दैट समथिंग जो कि मेरा हर बच्चे के साथ एक बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता चला जा रहा है, स्टैम्प हो गया लिटरली इसके। पेशेंस, गॉड सो मच पेशेंस, इतनी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है पेरेंटिंग। एक आम जो आजकल के बच्चे हैं, जैसे आजकल के लोग बड़े हो रहे हैं, जिन बिलीव्स के साथ बड़े हो रहे हैं, दे वुड हैव टू चेंज मैसिवली ताकि दे कैन बी गुड पेरेंट्स, नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो लेट्स गेट टू द मिस्टेक्स नाउ। मिस्टेक नंबर 1, अच्छा ये एक चीज़ है जो कि काफ़ी इजीली आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने शुरू में बात की है कि वो मिस्टेक्स हैं जो आपको इतना इजीली रिसर्च में मिलती नहीं है, पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन ये और आई थिंक मिस्टेक नंबर 2 है प्रॉबेबली, ये एक दो मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अक्रॉस द बोर्ड सारे पेरेंटिंग के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि ये गलती बड़ी कर जाते हैं माँ बाप। अच्छा, अब ये हम अगेन इट्स सेकेंड टू ह्यूमन नेचर, हम इतने आदत हमें होती है एक इंसान से कुछ एक्सपेक्ट करने की, कि हम भूल जाते हैं कि हम एक फुली फॉर्म्ड इंसान से बात नहीं कर रहे। हमें लगता है कि वो लिटिल एडल्ट्स हैं, लेकिन वो नहीं है। उनका ना ब्रेन उस तरीके से डेवलप हुआ हुआ है, ना वो अपनी इमोशनली इतने डेवलप हुए हुए हैं। आप सोच लें एक छोटा सा बच्चा है, बेबी होता है, उसके तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं होता कि वो शुरू में खाना खा सके। वो सिवाय के दूध के और किसी चीज़ को हजम नहीं कर सकता, पानी तक नहीं पी सकता। अब आप सोच लें कि वो किस लेवल की डेवलपमेंट बच्चा, अब तो ये तो हमें नज़र आ रहा है ना, क्योंकि इमीडिएटली अगर आपने कोई चीज़ खिला दी तो बच्चे का रिएक्शन है कि उसको गैस हो गई या उसके पेट में या वो चीखें मारने लग गया, आपको पता चल गया ओहो आई मेड अ मिस्टेक ना। जब बिहेवियरल इनपुट जा रहा होता है या आपकी इमोशनल इनपुट जा रहा होता है या कॉग्निटिव इनपुट जा रहा है, अब उसका आपको एकदम से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बच्चा चीखेगा नहीं, शायद चीखे भी, शायद टैंट्रम भी थ्रो करे, बिकॉज वो अनॉय हो रहा है, वो तंग हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो आपको कैसे समझाए कि दिस इज़ नॉट फॉर माई एज। लेकिन अक्सर औकात ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम उनसे बात कर रहे होते हैं, बच्चा अलूफ़ है बिल्कुल, उसको पता नहीं है, अब वो एक बेबी की तरह है, एक्ट कर रहा होगा, वो इमीडिएटली आपको साइन नहीं देता कि दिस इज़ नॉट फॉर माई एज। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि हम बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें छोटे-छोटे बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ है, बड़ी रिसेंट एग्ज़ाम्पल है मेरे सामने, छोटी-सी बच्ची के साथ एक माँ जो है वो कन्वर्स कर रही थी, उसके साथ बात कर रही थी। 1.5-2 साल की वो बच्ची थी और उसको वो कॉन्स्टेंटली पुश कर रही थी कि सॉरी कहो, सॉरी कहो, सॉरी क्यों नहीं कह रही तुम? सॉरी क्यों नहीं कह रही? अच्छा, एक चीज़ बहुत वाज़िया तौर पे आपके सामने मैं एक डिफरेंशिएशन को रख दूँ। एक बच्चे को बताना क्या सही है और क्या गलत है, शुरू से ज़रूरी है, शुरू से। बेशक कि आपको लगे वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा, इमेजेस बिल्ड करना ज़रूरी होता है कि आप बार-बार एक चीज़ कह रहे हैं, दैट्स नॉट राइट, यू शुडन्ट बी डूइंग दैट, ये इसलिए नहीं होता बेटा, हाथ जो है मारने के लिए नहीं होते, देखो प्यार करें, देखो प्यार कितना अच्छा लगता है प्यार करके। इस तरीके से आपको कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्समेंट शुरू से करना शुरू करते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम हमारी एक्सपेक्टेशन की बात यहाँ हो रही है। यहाँ हमारी अप्रोच की बात नहीं हो रही, एक्सपेक्टेशन है। अगर वो बच्चा आपने 1-2 दफ़ा कहा सॉरी कह, सॉरी नहीं कहा, बेटा देखो सॉरी कहते हैं अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा अगर आप सॉरी कहेंगी, गलत बात है ऐसे ना किया करें। आपने 1-2 दफ़ा कर दिया, बच्चा जो है वो समझ नहीं रहा, उसकी वो कॉग्निटिव एबिलिटी उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही, अंडरस्टैंड नहीं कर सक रही। आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि वो आगे से कहे जी सॉरी, जी थैंक यू, जी प्लीज़। वो बच्चा उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आपकी रिक्वेस्ट पे, और तब अगर आप इरिटेट होने लग जाते हैं या आप स्टबर्न हो जाते हैं अपनी रिक्वेस्ट पे कि आप करें बेटा ये सॉरी करें, बट सॉरी कहें, तो बच्चा जो है वो टैंट्रम थ्रो करता है फिर, या बच्चा तंग होने लग जाता है। तो आपका और बच्चे के साथ बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होने लग जाएगी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन एक छोटे से बच्चे के साथ इतनी ज़्यादा इतनी अर्ली ऑन होने लग जाए। लाइक आई सेड,
बच्चों के अगर आप कॉन्स्टेंटली उनको रीइंफोर्स सही करें, वो हो सकता है कि वो बिहेवियर डिस्प्ले करना लग जाए, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस बिहेवियर की, बहुत मिनिमल होती है, बहुत कम होती है उस अंडरस्टैंडिंग। मेरी छोटी सी 2 साल की बच्ची है, वो प्लीज़, थैंक यू, सॉरी सब कुछ कहती है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से। उसका जब दिल चाह रहा होगा तो किसी उसने कुछ किया भी नहीं होगा तो वो सॉरी कहने लग जाएगी। और अगर बहुत बुरी तरीके से अपने बहन भाई को लगा भी देगी तो उसके बाद भी ऐसे देखती रहेगी कि मैंने सॉरी अभी नहीं कहना, क्योंकि अभी मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सक रही कि मैंने क्या किया है। मेरे से तो गलती हुई थी, या तो मैंने तो उठाया नहीं था, कुछ हो गया, एक्सीडेंटली हुआ है, तो आई डोंट इवन नो व्हाट हैज़ हैपेंड। लेकिन मतलब दे हैव द एबिलिटी टू से इट, और वो थोड़ी सी चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अभी उनकी वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है। तो एक्सपेक्टेशन अपनी बहुत कम रखा करें छोटे बच्चों के साथ। छोटे बच्चों को इस तरीके से ट्रीट किया करें कि आपने उनको वो इन्वायरमेंट देना है और आपने वो बिहेवियर खुद से खुद करना है जो आप चाहते हैं कि वो बच्चा करे। उसको आप फोर्स नहीं कर सकते टू डू एनीथिंग। जैसे एक और गलती बहुत ज़्यादा माँ बाप करते हैं, बच्चों को शेयरिंग पे फोर्स करवाते हैं। 3 साल का छोटा बच्चा जो है वो शेयरिंग कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना, बहुत ईगोइस्टिक होता है। ईगोइस्टिक का मतलब क्या? एक छोटा बच्चा जो है वो अपने आप को अपनी दुनिया समझता है, बस मैं, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। यहाँ तक कि छोटा बच्चा जिसकी वजह से सेपरेशन एंजाइटी होती है, वो अपनी माँ को भी अपने से सेपरेट नहीं समझता। उसको लगता है मैं और माँ हम एक हैं, और बाकी दुनिया बाकी सारी अलग है, कुछ और है, जिसकी वजह से उस दुनिया में जब जाने लगता है तो वो एंजाइटी उसको फील होने लग जाती है। तो वो एक बिल्कुल उसकी ये अगेन कॉग्निटिव एबिलिटी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती कि मेरे अलावा भी लोगों के दिल होते हैं, इमोशंस होते हैं, पसंद नापसंद होती है, अच्छा बुरा लगता है लोगों को। दे डू नॉट गेट दैट। तो शेयरिंग में आप अगेन एक क्या करें, आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपको एक चीज़ पसंद है बेटा तो किसी और को भी पसंद होगी। दे वुडेंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। यस, आपको क्या, आपका अप्रोच क्या होनी चाहिए? चलें आप खेल लें बेटा, फिर इसके बाद आप दूसरे को दे दीजिएगा, या आप चलो ये वाली चीज़ ले लो, उसको वो दे दो। मतलब थोड़ा-सा आपने उसको मेलो डाउन करके उनकी एंग्ज़ायटी को कैटर करते हुए, उनकी नीड को कैटर करते हुए, उनको समझते हुए आपने सिचुएशन को हैंडल ज़रूर करना है। साथ-साथ उनको बताना है कि देखो शेयरिंग करते हैं, देखो बेबी हैप्पी हो गया, या बहन-भाई बड़े भी हो सकते हैं, बहन-भाई हैप्पी हो गए देखो, और वो ऊपर से वो बड़े अगर हैं, वो आगे से थैंक यू करें, तो वो एक नाइस लिटिल लर्निंग अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि बच्चा पता नहीं शेयर क्यों नहीं कर रहा, कितना बदतमीज़ बच्चा है, इसको इस चीज़ की समझ नहीं है, लेके चला गया अपना टॉय, दूसरे को दे नहीं रहा। छोटा बच्चा है, वो इस चीज़ को अभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता अगर वो 3 साल से छोटा है। जब जैसे ही वो बच्चा बड़ा होने लग जाएगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी-थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, आपकी टोन में जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंस हो सकता है। आप उस बात को ज़रा ज़्यादा सख्ती से एम्फसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन विद वेरी ग्रेजुअली, एकदम से आप बच्चे को ये ना समझें कि वो आपकी तरह उसका ब्रेन है और आपकी तरह वो सिचुएशन को एनालाइज़ करेगा, वो नहीं कर सकता। तो हम बहुत जल्दी से बच्चे के साथ गलत एक्सपेक्टेशंस अटैच करने लग जाते हैं, और एक बच्चे को एक्सपेक्ट करना कि एक छोटा बच्चा रैशनली एक्ट करेगा, एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी है। कि एक छोटे सा बच्चा जो है वो किसी लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकता है कि किसी चीज़ का क्या नुकसान हो सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आग कहीं लगी हुई है और आप एक छोटे से बच्चे को खुला छोड़ दें, थिंकिंग उसको तो पता होना चाहिए कि आग से हाथ जल जाएगा। हाउ वुड ही, दैट्स लॉजिक, दैट्स रैशनल, दैट अ चाइल्ड कैन नॉट बी रैशनल। एक छोटा बच्चा जो है वो अभी तक उसको वो उसके एक्सपीरियंसेस में ऐड नहीं हुई भी, यहाँ तक कि हो सकता है एक दफ़ा उसका हाथ जल भी जाए, लेकिन दूसरी दफ़ा उसको वो याद ना हो। वो 3-4 दफ़ा उसके एक्सपीरियंसेस के करीब जाते हुए आप वहाँ बैठे हुए, नहीं, 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 इससे चोट लग सकती है, हाथ जल जाएगा आपका, हाथ आप पीछे करो, देखो गरम है ना, गरम है ना, फिर ज़्यादा गरम हो जाएगा, फिर आई हो जाती है। इस तरीके से आपने हाथ आगे नहीं करना। आपने एक दफ़ा कह के ये नहीं है कि आपने बच्चे को छोड़ देना थिंकिंग कि उनको अंडरस्टैंड उसने कर लिया होगा। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। अगेन, अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चे के हिसाब से प्लीज़ छोटे बच्चे के साथ कम एक्सपेक्टेशन रखें। वो जो है वो किस चीज़ पे फंक्शन कर रहे होते हैं? सर्वाइवल पे। लिटरली वो सर्वाइवल, उनको कोई चीज़ तंग कर रही होती है, वो रोने लग जाएँगे, चीखें मारने लग जाएँगे। उनको उनकी भूख, उनकी नींद, उनकी कम्फ़र्ट, उनकी खुशी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जस्ट लाइक एक एनिमल होएगा। एक एनिमल की आपको पता है बिल्कुल सर्वाइवल नीड्स हैं। वो अपने इतने कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर्स के नहीं होएगा। एक छोटा-सा आप बेबी है, चलें अगर एनिमल्स कुछ होंगे भी कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर के, लेकिन जनरली स्पीकिंग आई एम सेइंग कि वो बिल्कुल अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे फंक्शन कर रहे होते हैं। तो वो उनकी नीड्स आपने मीट करनी होती हैं। उससे बढ़ के कोई मेंटल एबिलिटी आप ना एक्सपेक्ट करें छोटे बच्चे के साथ। लेकिन
बार बार मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर रही हूँ, इससे आप बिल्कुल हरगिज़ ये ना समझें कि छोटे से बच्चे को अपने पेरेंट नहीं करना होता, आपने उसको गाइड नहीं करना, आपने उसको सही इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करना, नॉट एट ऑल। आपने कॉन्स्टेंटली उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करता रहना है, आपने उसको सही गलत बताते रहना है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, एंड दिस इज़ अक्रॉस द बोर्ड। मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस इवन इन रिलेशनशिप्स करती हूँ, और ये मेरा इंशाल्लाह इसके बाद जो प्रोग्राम होएगा इन अ कपल ऑफ वीक्स, वो मैं रिलेशनशिप 5 कॉमन मिस्टेक्स इन मैरिजेस क्या होती हैं उसमें मैं बात करूँगी। लेकिन हम कॉन्स्टेंटली ये देख रहे होते हैं कि एक चीज़ का फ़ायदा नहीं है तो हमने करना ही नहीं है, और फिर हम जब अगर कर देते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं दूसरे शख्स से। करना और एक्सपेक्ट करना दूसरे से रिस्पॉन्स आर टू सेपरेट थिंग्स। हमारा सिर्फ ये कंट्रोल है करना, और हमारी एक्सपेक्टेशंस को कम रखना कंट्रोल है। दूसरा करता है, रिस्पॉन्ड देता है, कैसा रिस्पॉन्स करता है, क्या नहीं करता, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमने देखना है कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब दूसरे बच्चे का वो ये आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि वो जो है वो अच्छी तरीके से उसको एकदम से बात समझ जाएगा आपकी, और वो लॉजिक हर बात की जो है वो छोटी सी उम्र से अंडरस्टैंड करने लग जाएगा। अपने बच्चे की उम्र के मुताबिक उसकी सोशो इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, इस पे रिसर्च करना आपका आप पे जिम्मेदारी है, बहुत ज़रूरी है। अब ये मेरे सामने सिर्फ 3 एजेस का आया था। इसमें मैं 1-2 पॉइंट्स आप लोगों को बताने के लिए कि हम कहाँ-कहाँ गलती कर जाते हैं सिर्फ़ क्योंकि हमने ये रिसर्च नहीं की हुई होती। तो आपको हाइलाइट करने के लिए मैं बस बताती हूँ। उसके लेकिन अगर आपके बच्चे इन 3 उम्रों में नहीं है, इसका ये नहीं मतलब कि ओहो! मैम हना ने तो बताया नहीं कि एज 6 का क्या मसला होता है, एज 1 का क्या इश्यू होता है, एज 8 का क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके हर बच्चे के हिसाब से उसकी क्या डेवलपमेंट किस लेवल पे और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप उसे किस तरीके से एंगेज करें। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस एज 2 में लिखा हुआ है, लुक्स एट योर फेस टू सी हाउ टू रिएक्ट टू अ न्यू सिचुएशन। हम यहाँ बहुत गलती कर जाते हैं कि हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं जब बच्चे को थोड़ी सी या चोट लगी या बच्चे ने कुछ गलत काम किया। क्या किया तुमने, डू यू नो व्हाट यू हैव डन। अब वो परेशान हो जाएगा, वो डर जाएगा आपके इस रिएक्शन से, उसको समझ नहीं आनी कि उसने क्या किया। उसने बस ये देखना है कि मामा को गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ा था इस बात पे, या मामा बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, या मामा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और वो आपकी एंग्जाइटी रीड करके खुद से एंग्शियस हो जाएगा। वो रोने लग जाएगा, वो चीखें मारने लग जाएगा, लेकिन उसको समझ पीछे से नहीं आनी कि हुआ क्या था जिसकी वजह से मामा ने ये रिएक्ट किया। सिमिलरली आप एज 4 में देख लें, comforts others when they are hurt or sad। अब आप छोटे बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है एज 2 का कि दूसरा रो रहा है, दूसरा सैड हुआ है, या दूसरा हंस रहा है, दूसरा खुश है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एम्पथाइज कैसे करना है। मम्मा रो रही है, मम्मा को जाके हक करना है। शायद इतना छोटा बच्चा वो ना कर सके। कुछ बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं कि वो छोटे भी उम्र में करें क्योंकि उन्होंने किसी और को देखा था करते हुए, लेकिन खुद से मतलब वो मिमिक करें बिहेवियर, लॉजिकली उसको प्रोसेस करके अपना बिहेवियर नहीं डिस्प्ले करे। ठीक है, इन दो चीज़ों का डिफरेंस का जहन में रखिएगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा एज 4 का, वो खुद से एम्पथाइज करने की एबिलिटी रखता है। वो देख के कि कोई अपसेट है, देख के कि कोई रो रहा है, देख के कि कोई किसी वजह से हर्ट हुआ है, किसी को चोट लगी है, तो वो उस सिचुएशन में अपने आप को सेपरेट, क्योंकि मैंने जैसे कहा है छोटा बच्चा जो है वो इगोइस्टिक होता है, वो सिर्फ अपनी दुनिया को समझता है। एज 4 का जो बच्चा है वो इगोइस्टिक अब नहीं है, सेपरेशन एंजाइटी वाली बात खत्म हो गई, वो दुनिया को देखना शुरू होता है, ओह! दुनिया में और लोग भी हैं, दुनिया और लोगों की फीलिंग्स भी होती हैं, और लोगों की पसंद-नापसंद भी होती है। तो उसमें वो एबिलिटी है कि वो दूसरे के साथ एम्पैथाइज़ कर सके। ठीक है? अब ये आप जब देखने लगेंगे कि ये सोशो इमोशनल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स कितने फ़र्क कितनी उम्रों में होते हैं, तो आप एक 2 साल के बच्चा और एक 4 साल के बच्चे के साथ एक्सपेक्टेशन फ़र्क रखेंगे। और बेशक कि आपको लगे कि नहीं मेरा 2 साल का बच्चा जो है वो साइज़ में तो बहुत बड़ा है, वो 3-4 साल के कपड़े पहनता है, बातें भी बड़ी करता है, उसने सब कुछ बहुत जल्दी कर लिया था। हो सकता है किसी चीज़ में वो इतना आगे ना हो सकता किसी चीज़ में हो। तो ये अब आपकी असेसमेंट है और एनालिसिस है, हर बच्चे के मुताबिक है। आप देखें अच्छा इस बच्चे में ये चीज़ें आ रही हैं नज़र, इस बच्चे में ये मुझे लगता है इस स्टेप पे ये है अभी, या इस स्टेज में है अभी ये, और उसके मुताबिक इसको डील करना चाहिए मुझे। ठीक है? तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है वो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए अपने बच्चों से रखें। और दूसरी मिस्टेक जो मैंने कहा ये भी बहुत ईज़िली आपको मिल जाती है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि पेरेंट्स कर जाते हैं।
एक अजीब-सी हिपोक्रेसी है। एक जगह पे मैंने कहा एक छोटे बच्चे के साथ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, एक छोटे बच्चे को समझना कि वो हर तरह की आपकी बात समझ जाएगा, आपका गुस्सा समझ जाएगा, आपकी एक दफ़ा बात कहने पे मान जाएगा। गो वेयर योर क्लोथ्स, नो दे वुडन्ट अंडरस्टैंड इवन दैट। एक छोटी-छोटी डायरेक्शंस या आपके ऑर्डर्स को भी उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकते, स्पेशली अगर वो किसी खेल में मसरूफ़ है। इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है ऑन हाउ टू टॉक टू यंगर किड्स एंड देन हाउ टू टॉक टू एल्डर किड्स बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट, इसी वजह से कि जो छोटे बच्चे हैं वो हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करते हैं और बात को समझते ही फ़र्क तरीके से। आपको लगे बात सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, पता नहीं इसको क्या हुआ हुआ है। वो क्या हुआ हुआ है, वो दुनिया में मगन है अपनी, उसको पता ही नहीं है, वो खेल रहा है अपना। तो आपको लग रहा है कि वो बात सुन नहीं रहा। तो वो आप छोटे बच्चे से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो इमीडिएटली अपनी सारी चीज़ें छोड़ के आपसे बात कर ले। हाँ, बड़े बच्चे से आप कर सकते हैं। अब हम दूसरी गलती कर जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि बड़ा बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका हुआ है। हम शायद प्यार में स्पेशली मैं मदर्स को बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ कि वो एक इतनी अटैचमेंट हो जाती है, वो टाइम आपकी एक डिपेंडेंस, इमोशनल डिपेंडेंस होने लग जाती है कि आप समझते हैं कि एक बड़ा बच्चा भी जो है ना, अब मैंने उसको किसी तरीके से हर्ट नहीं करना। मैंने उसको किसी कोई सख्ती नहीं उस पे करनी। ऐसे ना हो कि अब ये बड़े हो रहे हैं तो मुझे छोड़ जाएँ। ऐसे ना हो कि बड़े हो रहे हैं तो ये क्योंकि रिटेलिएट कर सकते हैं, रिबट कर सकते हैं, आगे से बदतमीज़ी कर सकते हैं, हाँ, झगड़ा हो सकता है। पहले तो आपका हुक्म चल रहा था ना, जो आप कह रहे थे वो चल रहा था क्योंकि दूसरा बंदा रिटेलिएट नहीं, दूसरा बंदा आगे से बहस नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं कर सकता। अब बड़ा बच्चा कर सकता है। उस खौफ में शायद हम जो है छोटे बड़े बच्चों को बेबीज़ की तरह ट्रीट या हमारा प्यार, इतना प्यार कि मैं कहती हूँ दिस लव किल्स। ये एक ऐसा प्यार, क्या प्यार है जिसमें आप अपने बच्चों के पर ही काट जाते हैं। इतना प्यार कि हाय ये कभी कहीं ना जाए, मुझे छोड़ ना जाए, ये सीख ना ले, ये कर ना ले। कम टाइम रह गया, अब ये देखो कितना बड़ा हो गया। प्रॉब्ली ये एक सोच है कि अब देखो ये कितना बड़ा हो गया है, मुझे समझ ही नहीं आई, एकदम से वक्त गुजर गया, साल गुजर गया, इसका शादी का वक्त होने वाला है, इसने छोड़ जाना है मुझे, या पढ़ाई में मसरूफ हो जाना है, बाहर पढ़ने चले जाना है, तो अब मैं जितना इसको बेबी कर सकती हूँ मैं कर दूँ। उसमें हम इनकी तबाह बर्बाद पेरेंटिंग क्या कर देते हैं। हम उनको बेबी कर देते हैं, अब बेबी बना के हमने उन पे जो ज़िम्मेदारियाँ डालनी थी, उनके मसल स्ट्रॉन्ग करने थे, उनको बड़ा करना था, मैच्योर करना था, कॉम्पिटेंट करना था, सारा कुछ हम उनसे ले लेते हैं। एंड व्हाट वी डू इज़, हम जब एक रूल है सेट हुआ हुआ, हम उस पे बहुत लीनिएंट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। कुछ नहीं होता बेटा, चलो दिल तुम्हारा चाह रहा है, हाय मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, जैसे मेरी जान का दिल चाहेगा, नहीं खाना कुछ खाना कोई मसला नहीं, अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहने कोई इशू नहीं। हाँ, ये वैसे हमारे घर में बेटा ये करते तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है कुछ नहीं होता आप कर लो। तो ये जो है एक सॉफ्टनेस आने लग जाती है हमारे अंदर, वो गलत है, उसका एक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा फिर हम जो भी बच्चे की ज़िंदगी में मुश्किलात आती है, बेशक के दोस्त यारों के साथ आए, कि बेशक के टीचर्स के साथ आए, बेशक के आपस में बहन भाइयों की आए, नेबर्स के साथ आए, या किसी और रिलेटिव के साथ आए जो बड़ा है, या बेशक के छोटा हो, कज़िन्स हो, या होमवर्क है या प्रोजेक्ट्स हैं, व्हाटएवर, किसी भी तरह का चैलेंज है, हम वो बच्चे से ओमिट करवाना चाहते हैं। हाय! बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है। नहीं, बच्चा तो छोटा-सा है, अभी तो देखिए, अभी तो नहीं हो सकता उससे। अभी तो नहीं होएगा उससे, अभी तो नहीं आएगा उसको करना। तो फिर कब आएगा? अगर अभी आपने इस उम्र में उसको सीखने की अपॉर्च्युनिटी नहीं दी, उससे वो छीन ली, उससे आपने वो छीन ली, उससे रॉब कर लिया आपने, तो वो कब सीखेगा? हम इस वजह से अपने बच्चों को बड़े होने नहीं देते हो, मैच्योर होना नहीं देते हो। हम उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देते। आप बाहर के बच्चों को देखते हैं, अगर अच्छी चीज़ें हर जगह से लेनी चाहिए, तो बड़े बच्चों को अगर आप देखें कि बाहर के ममालिक जो हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे ही एक सर्टेन उम्र बच्चा जो है वो हो जाता है, इवन एज यंग एज 5-6, उनके घर के हाउस चोर्स उनको दिए जाते हैं, जिम्मेदारियाँ। आपने, यू हैव टू टेक आउट द ट्रैश, यू हैव टू वॉश द डिशेस। आप बड़े बच्चे जो हैं, दे स्टार्ट मेकिंग देयर ओन ब्रेकफास्ट। आपने छोटों का ध्यान रखना है, यू हैव टू ड्रेस देम अप, यू हैव टू बेथ देम। या आपने घर की सफाई करनी है, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर रूम इज़ क्लीन, अपना आपने बेड बनाना है। आपने बेशुमार सेवरल, लाइक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि उन्होंने करनी होती हैं, और इस वजह से दी जाती है क्योंकि बाद में उन्होंने अपने घर भी तो संभालने, अपने एंड मैन और वुमन, लड़का हो या लड़की हो, अपने काम करने आने चाहिए। ना सिर्फ क्योंकि सर्वाइवल के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, बट सेल्फ इस्टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है टू नो हाउ यू कैन डू योर ओन थिंग्स। तो हम एकदम से ओमिट करने लग जाते हैं। हम उनसे वो काम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, उन पे पहले ही पढ़ाई का इतना बर्डन है, स्कूल इतना ज़्यादा मुश्किल काम देता रहता है, नहीं नहीं नहीं, इनको ये काम ना दें, उनको उन पे ये बर्डन ना डालें।
ओह प्लीज़ डोंट डू दिस टू योर चाइल्ड, ये ना उनके साथ ज़्यादती करें, ये आप जो लग रहा है ना आपका प्यार है, ये आपका प्यार नहीं है, ये एक ज़्यादती कर रहे हैं आप उसके साथ, तो ये ना कीजिएगा प्लीज़। दूसरा, जब आपको लगता है थोड़ा-सा झगड़ा हुआ, ऊँच-नीच हुई, दोस्त के साथ लड़ाई हुई, उसमें आप एकदम से उनके पेरेंट्स के साथ जाके बात लड़ाई करना शुरू की, या आप खुद से बच्चों के साथ, यहाँ तक मैंने माँ-बाप को देखा इतने ओवर प्रोटेक्टिव द हाइट ऑफ इट कि वो जाके बच्चों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। तुमने मेरे बच्चे को क्यों कहा? तुमने मेरी बेटी को ये क्यों बोला? ना कि आप उनको कहें कि बेटा गो एंड सॉल्व योर ओन इश्यूज, आप मुझे बता रहे हैं आके कि ये कर दिया उसने, वो कर दिया। अनलेस एंड अनटिल आपको लगता है बुलिंग का केस है, अनलेस आपको लगता है किसी अब्यूज का केस है, उसमें यू नीड टू जंप इन। या आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के पास इस चीज़ को हैंडल करने के लिए रिसोर्स नहीं है, मतलब वो कर नहीं सकता खुद, उसको आता नहीं है करना, वो कंफ्यूज हो रहा है, डर गया है किसी वजह से, तो आप उसमें स्टेप इन करें। एब्सोल्युटली आपकी जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। लेकिन छोटी-मोटी बातें, उसने मेरी पेंसिल ले ली, उसने मेरा पेपर फाड़ दिया, उसने छोटी-छोटी चीज़ें, अगर आपको लगता है वेरी एंड यू ट्रस्ट द अदर पर्सन, आपके नेबरहुड के लोग हैं या आपकी फैमिली के लोग हैं, आपके कज़िन्स हैं, उनके दोस्त यार हैं, स्कूल है, टीचर्स हैं, जो इफ़ यू ट्रस्ट देम, ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं यार ये ऐसे नहीं कर सकते, उनके ज़्यादती नहीं कर रहे होंगे, ऊँच-नीच थोड़ी बहुत ही हो जाती है, तो आप उनको कहेंगे नहीं आप खुद से अपना मसला हल करें बेटा, कम ऑन, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका कज़िन है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आप उनके साथ ऐसे लड़ रहे हैं, कम ऑन आप खुद से ये हैंडल करें। देखें किस तरीके से दोनों खुश हो सकते हैं, देखें क्या किया जा सकता है फॉर अ विन विन सिचुएशन, क्या किया जा सकता है अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की। और ये इट वर्क्स जब आप बच्चों को ये बताते हैं कि नहीं, हर मसले का हल है बच्चे, हर प्रॉब्लम का जो है वो हल हो सकता है। अब जब मेरे बड़े बच्चे जो हैं, उनको मैंने काफ़ी हद तक जिम्मेदारी दी होती है कि उन्होंने मेरी जो 2 साल की जो कानिता है उसका ध्यान रखना होता है। और वो जो माशाल्लाह से वो 2 साल की है ना, वो सबसे तेज़ है, सबसे आगे, उसने बहुत ज़्यादा एक्टिव है और भाग-दौड़ करती है, और वो बच्चों को छेड़-छूड़ भी बहुत ज़्यादा करती है, शी इज़ वेरी शरारती। तो जो बड़े हैं वो जब भी देखते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो किसी और बच्चे को तंग कर रही है या कोई बच्चा उसको कर रहा है या किसी ना किसी तरीके से ऊँच-नीच हो रही है, दे स्टेप इन एंड दे ट्राई टू कम अप विद अ विन-विन सॉल्यूशन कि दोनों बच्चों को खुश कैसे रखना है। इसको भी कैसे खुश रखना है, या इसको हम क्या दिया, कोई और टॉय दे दें, कोई और चीज़ दे दें, इसको भूख लग रही है मम्मा इसको खाना दे दें, चलो इसको हम कोई स्नैक दे देते हैं, ये पकड़ा देते हैं, वो पकड़ा देते हैं। तो इन सिचुएशंस में जब आप डालते हैं बच्चों को, तो वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूँढने लग जाते हैं। उनका दिमाग चलेगा उस चीज़ पे जब वो उस सिचुएशन में डाले जाएँगे। हम उस सिचुएशन से बच्चों को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं कि उनका दिमाग कभी चलता ही नहीं है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, फ़र्क तरह का हो सकता है। एंड व्हाट वी डू इज़ अगेन लाइक आई सेड कि हम उनको हैंडीकैप कर देते हैं, हम उनको पैरालाइज़ कर देते हैं। उनके इमोशनल, आजकल अब आप देख लें, मैं जब हैरान हो जाती हूँ जब मेरे पास बच्चे आते हैं मेरे प्रोग्राम्स में, या जनरली फैमिलीज़ आती हैं काउंसलिंग के हिसाब से, तो बच्चे जो हैं इतने बड़े होने के बावजूद दे लुक ओल्डर, दे हिट प्यूबर्टी अर्लियर, तो फिजिकली हार्मोन अंदर भरे पड़े हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन दे लैक बेसिक लाइफ स्किल्स। बेसिक लाइफ स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, वो उनके अंदर नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या सफ़र करता है, रिलेशनशिप्स। इमोशनल हेल्थ पे मेरा काम है, और इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है जब आपको लगे कि आप रिलेशनशिप्स ही नहीं मैनेज कर सकते, ना दोस्त आपका कोई रहता है, ना आपके माँ बाप के साथ आपकी बनती है, बहन भाइयों के साथ आपकी बनती है, टीचर के साथ आपको जैसे कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ जो है वो चलती नहीं, कोई रिश्ता आपका चलता नहीं है। तो उस दबाव बर्बाद आपकी सेल्फ इस्टीम का हो जाता है, और फिर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं, और वो सारे इश्यूज, मेंटल इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं आजकल, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग जाते हैं। अच्छा, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करना बंद कर दें, जिसमें यू आर रेडी टू जंप इन और बस प्रॉब्लम बच्चे के लिए सॉल्व करना है आपने, ना कि आप उसको समझाएं कि आपको ये बेटा आप जाए इसको इस तरीके से सॉल्व करें, लेकिन उसको पुश करके यू गो, यू मेक श्योर कि आप करें। छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ। अब हम कहीं गए हुए थे, और मेरे बेटे ने, बड़ा बेटा, ही इज़ 8, और उसने अपनी जैकेट कहीं उतारी, तो कोई और लेडी आके उस जैकेट पे बैठ गई। अब वो मेरे पास, मैंने कहा बेटा लेट्स गो होम नाउ, तो कहते मम्मा वो मैम जो है वो मेरे जैकेट पे बैठी हुई है। मैंने कहा इट्स ओके, गो आस्क हर टू प्लीज़ लेट यू हैव योर जैकेट, ज़रा सा प्लीज़ साइड पे होइएगा, मेरी जैकेट आपके नीचे। तो कहते नहीं, मैं बात तो उनसे करना चाहता हूँ, लेकिन वो आपस में बात कर रही हैं 2-3, तो मैं उनको इंटरप्ट कैसे करूँगा? तो वो थोड़ा-सा परेशान होने लग गया कि हाउ विल आई हैंडल दिस सिचुएशन नाउ? ऊपर से ही इज़ शाय इन फ्रंट ऑफ वुमेन,
तो औरतों के साथ ना वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता इनिशिएट करने में कॉन्वर्सेशंस। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आप ऐसे करें, आप आके ज़रा बात कीजिएगा। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी बेटा, आप ही करेंगे। आप जाएँ, मैं वेट कर रही हूँ आपका, मैं बाहर हूँ, आपने आना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मैं इंतज़ार बाहर कर रही हूँ, आप अपनी जैकेट लेकर आइएगा, वैसे ठंड है, आप बाहर ज़्यादा देर खड़े ना हो बेटा ऐसे जैकेट के बगैर। तो मम्मा मैं कैसे करूँगा, बेचारा परेशान हुआ हुआ। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, करेंगे आप ही, मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो इनसाइड एंड मैं आपका आपका इशू मैं नहीं हल करूँगी, यू आर ओल्ड इनफ टू मैनेज दिस ऑन योर ओन। कहते अच्छा ठीक है मम्मा, मैं जाता हूँ। गया, मैंने देखा शीशे से, उन्होंने बात की, मेरी जैकेट है प्लीज़ ज़रा ये इसको दे दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसे करके उन्होंने कहा जी वो मुझे पता नहीं चला बेटा, आपको जैकेट दे दी। आया जैकेट पहन के, मम्मा मेरी बात होगी, उन्होंने मुझे जैकेट दे दी। मैंने कहा बेटा उन्होंने जैकेट देनी ही थी, आप परेशान क्यों हो रहे थे? नहीं वो आपस में बात कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इंटरप्ट कैसे करूँ, और आपको भी जल्दी थी। अच्छा ना, स्मॉल लिटिल प्रॉब्लम, बच्चों के लिए बहुत बिग प्रॉब्लम, लेकिन दे हैंडल्ड इट। और तब ये हम ऐसे सिचुएशंस में अगर हम जंप इन, टाइम की कमी है बेटा, आपको ठंड लग रही है, ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है, औरतें कोई बुरा ना मना दे कोई, हम उनकी अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड लर्न, सीखने की जो है वो उनसे ले लेते हैं। तो आप अपने आप को बार बार पुश किया करें कि जैसे ही आपको लगे ओ ओके ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको लग रहा होगा ये खुद से हैंडल कर सकता है, तो आप उसको करने दें। और उसके बाद बच्चों के जो फेस पे स्माइल होती है, बच्चों की जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, एक सेल्फ स्टीम बूस्ट उनको मिलता है, इट इज़ अमेजिंग। और एज अ पेरेंट वो बड़ी खुशी होती है उसको देखने में। लेकिन वो आप करने देंगे तो वो सीखेंगे ना। और जो नहीं करने देते, जो पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखते हैं अपने बच्चों पे और किसी भी तरीके से उनको खुद से कुछ नहीं करने देते, उनके बच्चे इतने लो कॉन्फिडेंस के होते हैं, इतनी लो सेल्फ स्टीम के होते हैं कि उनकी आवाज़ नहीं निकल रही होती है दूसरों के सामने, आवाज़ नहीं निकलती। तो प्लीज़ ये बच्चों के साथ ज़्यादती ना करें। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ चैलेंजिंग देम विद चोर्स एंड वर्कलोड। ना सिर्फ कि बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का शौक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंस डेवलप होती है और उसकी वजह से उनको सेल्फ स्टीम बूस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर एक चीज़ है ना जिससे सेल्फ स्टीम सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होती है, इंक्रीज़ होती है, बेहतर होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की सेल्फ स्टीम बहुत हाई हो और बड़ा कॉन्फिडेंट हो अपने आप को, बड़ा अपने, और सेल्फ स्टीम के जो फ़ायदे हैं वो तो बेशुमार हैं, मतलब काउंटलेस हैं, कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक सेल्फ स्टीम की कमी ना हो किसी तरीके से, और किसी और के प्रेशर में ना आए, और अपने आप को बहुत अच्छा अब जानता हो कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, तो उसको कॉम्पिटेंट होने दें। उसकी कॉम्पिटेंस में उसके स्किल्स को डेवलप करें। हर ये स्किल है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है। ये छोटी छोटी चीज़ें स्किल्स हैं। स्किल्स बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती, आपको उनको क्लासेस में नहीं डालना, ये टाइकोंडो सीख के आओ, कुकिंग सीख के आओ, वो भी कटिंग स्किल है, सिंपल कटिंग। मेरे बच्चों ने रिसेंटली अपने कुकिंग की स्किल क्लास में कटिंग सीखी, उसके बाद से वो हर रोज़ हमें सैलड्स बना के दे रहे होते हैं, कभी वेजिटेबल कभी फ्रूट सैलड बना रहे होते हैं, और दे फील सो हैप्पी। मम्मा हमने बर्तन भी धो दिया आपके लिए, मम्मा हमने आपके लिए ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, बताएं कैसा लगा, अच्छा सैलड बना, इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। वो अच्छा बनाते हैं और इतने खुश होते हैं। उसके बाद हमने खुद से अपना नाश्ता कर लिया, हमने खुद से अपने स्नैक्स मामा कर लिए, हमने अपना हैंडल कर लिया। इतनी उनको बूस्ट मिलता है और माँ बाप के लिए इतनी आसानी हो जाती है कि अगर मैं छोटों के साथ मसरूफ़ हूँ तो बड़े जो हैं दे कैन हैंडल देमसेल्व्स, मुझे वो परेशानी नहीं है। हाँ मम्मा अपने सैंडविच खुद से बना लेंगे, आप फिक्र ना करें। तो उनको करने दिया करें। हाय मेरी जान बेचारा अपना खुद से सैंडविच बनाएगा, ये प्यार जो है ना इतना ज़्यादा ना करें उनको कि वो बेचारे कभी बनाने के काबिल ही ना रहे। तो ऐसा ऐसा प्लीज़ प्लीज़, ये आपका इशू है। मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात कर रही हूँ। ये जो मदर्स ऐसे करती हैं ना, उनके अपने सेल्फ स्टीम इश्यूज़ होते हैं। उनको होता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए आज नाश्ता नहीं बनाया तो मैं किस वजह से बैठी हुई हूँ उधर। मैं अगर अपने बच्चे को कपड़े खुद से पहना नहीं सकती तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? फिर मेरी क्या मेरी अचीवमेंट क्या है आज के दिन की? फिर उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो होती है, अगर वो सिर्फ़ इस चीज़ से अपने आप को मेज़र करते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम की कि उन्होंने बच्चों के लिए कितनी चीज़ें की हैं, तो वाक़ई में वो नहीं चाहेंगे कि एक भी चीज़ कम हो। लेकिन अगर वो इस चीज़ से करें कि वो कितने अच्छे माँ-बाप हैं और उनके बच्चे कितने अच्छे इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे हैं उनकी वजह से, तो फिर उनकी सेल्फ एस्टीम इन चीज़ों से इम्प्रूव होएगी। ये अपने बिलीफ को ठीक करें। ऑलराइट, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, और ये अवॉइड एंटाइटलमेंट बच्चे के अंदर जो आ जाता है ना कि दे डिज़र्व
कि उनको नाश्ता दिया जा रहा है, उनका ध्यान दिया जा कर रखा जा रहा है, उनके बिस्तरे खुद से बन रहे हैं। वो खुद से बिस्तरे भी नहीं बनाते हैं, वो खुद से लॉन्ड्री में कपड़े नहीं फेंकते, खुद से अपने कपड़े समेटते नहीं हैं, खुद से अपने कपड़े साफ़ नहीं करते। तो कोई करेगा, इट विल हैपन एंड दे डिज़र्व इट। ये जो एक डिज़र्व रिस्पेक्ट, आई डिज़र्व लव, ये जो एक सोच है, इसको कहते हैं इंटाइटलमेंट। और कोई इंटाइटल्ड पैदा नहीं होता। वी डोंट डिज़र्व एनीथिंग। हम हर चीज़ जो है हमें अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और हर ब्लेसिंग के साथ एक टेस्ट होता है। ये अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के साथ आसानी, हर आसानी के साथ भी मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने कुछ दिया है ना, तो इसके बदले कुछ अल्लाह ताला ने या लेना है, या अल्लाह ताला ने आपको कुछ सिखाना है, कुछ होना है आपकी। और ऐसे ही टाई योर कैमल एंड देन लीव इट टू अल्लाह। आपको पता है, तो ये ऐसे ही सब कुछ नहीं मिल जाता। आपने अपने एफर्ट डालनी होती है, और फिर आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स का इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये सारी बिलीव्स जो हैं वो इकट्ठे होके बात जहाँ आती है वो है कि हार्ड वर्क। खुद से बच्चों को पता हो कि खुद से करना है, खुद से कमाना है, खुद से मेहनत करनी है, एफर्ट्स डालनी है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, और ना ही उस पर पूछ है। मेहनत की पूछ ज़रूर है। तो मेहनत से बच्चों को ना रोकें। और ग्रैटिट्यूड तब आता है जब खुद से सैंडविच बनाते हैं ना, पता चलता है नहीं यार, इसमें ना सिर्फ टाइम लगता है, बर्तन भी बाद में धोने पड़ते हैं, मामा को थोड़ी सी मेहनत तो लगती है ना। जब खुद से बनाते हैं तो एहसास होता है कि ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है, ये मम्मा हर रोज़ करती हैं। सैंडविच क्या क्या नहीं बना रही होती, क्या क्या नहीं कर रही होती। एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो मुझे होम स्कूलिंग की लगती है ना, कि बच्चे देख रहे होते हैं कि माँ बाप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं सुबह सुबह बाबा का ऑफिस जाना, बाबा का शाम में थके हुए वापस आना। बच्चे देख रहे हैं मामा को पूरा दिन काम करते हुए, मामा कितनी दफ़ा लो होती है, थकती हैं, बीमार होती हैं, फिर उठ पड़ती हैं, फिर काम करती हैं, सारा काम करती हैं। कोई कभी किसी दिन भूखे नहीं वो रह गए इस वजह से, क्योंकि मामा थकी हुई थी या बीमार थी। बच्चों ने, अब जैसे कि मेरे बच्चे बड़े हैं, उन्होंने दोनों मेरी एक्सपीरियंसेस छोटों के साथ भी देखे हैं, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग देम, एवरीथिंग पोस्टपार्टम, ऑल द थिंग्स। तो दे हैव दिस हाई रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर मदरहुड, कि माँ जो होती है, अभी इसकी वजह से बिकॉज दे नो माँ क्या होती है, इसी वजह से किसी से मेरा बड़ा बेटा जो है ना, वो छोटे बच्चे से, छोटा इतना बड़ा बच्चा नहीं लेकिन उससे छोटा बच्चे से लड़ रहा था इस बात पे कि आप अपनी मदर से डिसरिस्पेक्ट नहीं उनको करेंगे, नहीं तो मैं आपके साथ खेलूंगा नहीं। आपने अगर बदतमीजी की अपनी मामा से, तो मैं नहीं आपके साथ खेल रहा। तो मैं इसको ऐसे करके देखूँ ना, मैंने उसको कहा ना, मैंने उसको कोई बात उस पर की, कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी कि माँ से डिसरिस्पेक्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और मैं उसके से दोस्ती नहीं रखूँगा ऐसे बच्चे से जो कि अपने मामा से की इज़्ज़त नहीं करता, या बात नहीं ठीक से करता, या बदतमीज़ी करता, या गुस्सा उन पर करता। तो मैं हैरान हो रही थी, लेकिन बाद में जब मैंने सोचना शुरू किया कि व्हाई वुड दिस बी, वैसे उसमें क्या वजह है कि इसने ही इसका अप दिस कंक्लूजन कि ऐसे मैंने फ्रेंड्स नहीं रखने। तो मुझे था कि नहीं, वो देखता है कि मदर्स जो हैं वो क्या करती हैं पूरा दिन, और वो इसकी वजह से रिस्पेक्ट करता है। हमने अपने बच्चों को स्कूल्स में डाल दिया, कॉलेज के बाद वो वापस जब आते हैं घर में फाइनली, और शादी उसके बाद होने होती है, या वो अपने काम में लग जाते हैं, कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, तो उन्होंने देखा ही नहीं होता कि घर कैसे बसते हैं, घर कैसे बनते हैं, घर में काम कैसे किए जाते हैं, माँ क्या होती है। और इसलिए मदर्स को रिस्पेक्ट भी नहीं करते लोग। अच्छा जी, ये मिस्टेक नंबर 2 होगी। सो बहुत ज़रूरी चीज़, प्रिपेयर देम फॉर अ लाइफ विदाउट यू। मैं एक जगह ये पढ़ी थी कि कितनी पेरेंटिंग जो है वो कितनी मुश्किल एक चीज़ इस तरीके की है कि आप बच्चों को सारी चीज़ें प्यार से, अपनी प्रेजेंस से इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आपने हमेशा के लिए प्रेजेंट नहीं रहना। आपने एब्सेंट होना है, आपने जाना है अल्लाह के पास वापस, और उनसे पहले। तो यू वांट कि आपकी ना गैर मौजूदगी में वो अपने आप को संभाल सकें, अपना ध्यान रख सकें, अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, सक्सेसफुल हो सकें। सो इट इज़ नॉट व्हाट यू डू फॉर योर चिल्ड्रन, बट व्हाट यू हैव टॉट देम टू डू फॉर देमसेल्व्स। ये नहीं है कि आप कितना अपने बच्चे के लिए करते हैं, दैट इज़ नॉट गुड पेरेंटिंग। नो, आप अपने बच्चे को कितना सिखाते हैं कि वो अपने लिए कितना कुछ कर सकता है, दैट इज़ गुड पेरेंटिंग। कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से सक्सेसफुली मैनेज कर सकता है, अपने रिलेशनशिप, अपने दोस्त यार, अपना घर, अपना कमरा, अपना खाना पीना, अपना उठना बैठना, एवरीथिंग खुद से। ये नहीं कि माँ ने उठा दिया तो उठ गया, माँ ने खिला दिया तो खा लिया, बड़े बच्चे की बात करी, या माँ ने कपड़े साफ पहना दिए, प्यारे पहना दिए, तो नहीं, उसकी खुद से अंडरस्टैंडिंग किया है कि कपड़े किस तरीके से, नहाना धोना क्या होता है, नाखून काटने होते हैं, साफ रखना होता है, बाल ब्रश करने होते हैं, परफ्यूम लगाना होता है, सारा कुछ खुद से।
खुद से करता है या नहीं करता। हाँ, माँ गाइड करेगी, माँ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, माँ सिखाएगी, समझा के फिर वो कहते हैं ना, डोंट फिश फॉर देम, टीच देम हाउ टू फिश। फिर वो सारी ज़िंदगी अगर वो खुद से करता रहा तो दैट इज़ गुड पेरेंटिंग। फिर वही तो करना है, हमने हमेशा तो नहीं रहना उनको तैयार करने के लिए, उनको खाना-पीना खिलाने के लिए। और यही गलती कर जाते हैं, इसकी वजह से फिर वो बाद में बीवियाँ भी वही ढूँढते हैं, जो बस पूरा दिन उनको खाना-पीना याद देती रहें या उनको तैयार कर दें, उनके कपड़े-शपड़े। ठीक है, बेगम की ज़िम्मेदारी में ये सारी चीज़ें आती हैं टू प्रोवाइड कम्फर्ट एंड पीस फॉर द हस्बैंड। लेकिन ये नहीं कि वो खुद से कर ही ना सके। अगर बेगम बीमार हो जाती है, बच्चों में मसरूफ़ हो जाती है, कोई ऊँच-नीच हो जाती है, तो बिल्कुल ही उसके हाथ-पाँव फूल जाए कि हाय मुझे तो कभी अंडा नहीं बनाना आया, तो अब मैं क्या करूँ? मैंने तो खुद से पानी नहीं कभी पिया, तो अब मैं क्या करूँ? तो कितना मुश्किल होगा उस औरत के लिए भी। तो उन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप बच्चों को पेरेंट करें। ओके, मिस्टेक नंबर 3। नाउ दिस इज़ समथिंग मैं कहीं नहीं ढूँढ सकी है। मैंने इतना इसको रिसर्च की है, इसके बाद में जैसे हर उसके बाद में कोई ना कोई कोटेशन भी डाल रही हूँ। लेकिन मैं इसको लेकिन मैंने जब सोचना शुरू किया, ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी, अपने काउंसलिंग के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी, आगे-पीछे सारे बाकी जो मेरे मदर्स को देखा है उनके हिसाब से भी, तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। फॉर श्योर इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक ऐसी गलती है जो बहुत ज़्यादा कर देते हैं। व्हाई एम आई सेइंग कि आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने काउंसलिंग के केसेस में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, आगे पीछे अपने सोशल सर्कल की सारी मदर्स में, और जनरली जब भी मैं कुछ सर्टेन कंडीशंस को के ऊपर रिसर्च करती हूँ तो उनमें कॉजेटिव फैक्टर्स में देखती हूँ, जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, जैसे कि मैरिज इश्यूज में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक मिस्टेक है जो कि हम कर देते हैं, लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कोई डायग्नोस नहीं कर सका अभी तक या अगर किया है तो वो मेरे सामने एटलीस्ट नहीं गुजरी रिसर्च। तो इसलिए इसको मिस्टेक समझा नहीं जा रहा होता या इसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। अच्छा, वो क्या है? रेमिनिसिंग द पास्ट एंड नॉट रीडिफाइनिंग द न्यू नॉर्मल। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी आफ्टर पेरेंटिंग गुजार देते हैं अक्सर, बिग चंक ऑफ आवर लाइफ या बिग चंक ऑफ द टाइम ऑफ द डे, दिन में अक्सर औकात हमारा जहन जो है वो चाह रहा होता है, हाय पहले तो ऐसे मैं करती थी, हाय पहले तो ऐसे मैं कर खाती थी, सोती थी, आराम से, कोई मसला नहीं होता था, दिन गुजार देती थी, अपना वक्त गुजार लेती, अपनी हॉबीज़ करती थी, दोस्त यारों को मिलती थी, पसंद के प्रोग्राम्स देखती थी, टीवी स्क्रॉलिंग अपने सोशल मीडिया पे लगाई रखती थी, अपना घर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखती थी। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं, कांस्टेंट कंपैरिजन जो हम कर रहे होते हैं ऑफ आवर करंट लाइफ विद हाउ इट यूज्ड टू बी, विद आवर पास्ट लाइफ, इसका इतना बड़ा नुकसान है। एंड पेरेंटिंग के बारे में मैं क्यों इधर पेरेंटिंग मिस्टेक्स में क्यों ये डाला हुआ है कि ये घूम घाम के बच्चों के ऊपर आ जाती है बात। बच्चों पे हमारी रिजेंटमेंट्स निकलती हैं, बच्चों पे हमारा गुस्सा, हमारा स्ट्रेस, सारी जो हमारी इमोशनल स्टेट इसकी वजह से ख़राब होती है, वो बच्चों के ऊपर निकल रही होती है। हमारी ये बहुत बड़ी गलती है कि हम, और इस वजह से लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी जा रहे होते हैं। इसी वजह से मोस्टली कि उनको तो पता नहीं था कि कितनी ज़्यादा बड़ा मैसिव चेंज आना है पेरेंटिंग के बाद। कितने ही आपके दिन-रात बदल जाएँगे, आपका खाना-पीना बदल जाएगा, आपकी हर चीज़ एब्सोल्यूटली फ्लिप अराउंड कर जाएगी। इतना बड़ा ट्रेमेंडस चेंज है, नोबडी टेल्स यू अबाउट इट। कोई नहीं आपको बताता कि बेटा शादी शादी एक बहुत, जैसे कहते हैं, अगर एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि मेरी एंथ्रोपोलॉजी का ही मेरी डिग्री है। एंथ्रोपोलॉजी में मुझे याद है कि हम राइट्स ऑफ पैसेज के बारे में पढ़ते थे। तो हर कल्चर में राइट्स ऑफ पैसेज क्या होते हैं? वो क्या होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बड़े लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं जिसमें व्हेन यू क्रॉस देम, व्हेन यू गो थ्रू देम, यू कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन। ठीक है? तो आप बाहर जब उसमें से निकलते हैं, उस चेंज में से, या आप उसके अंदर से गुजरते हैं, तो बहुत बड़ा आपके अंदर चेंज आता है। वन ऑफ देम बीइंग मैरिज, मैरिज की बात की, और फिर दूसरी पेरेंटिंग। एंड मज़े की बात है, शायद पता नहीं ये कहीं बात हुई है या नहीं हुई, लेकिन मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर बच्चे के बाद आपको अंदर अपने चेंज फ़ील होएगा, और आपको अपनी मैरिज में चेंज फ़ील होएगा, और आपको अपने घरों में चेंज फ़ील होएगा, और आपके अपने बच्चों में आपको फ़ील होएगा, चेंजेस आने लग जाती हैं कि वो किस तरीके से न्यू नॉर्मल को अपने अंदर इंटरनलाइज़ करते हैं। तो मोर ऑफन देन नॉट आवर पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम द क्लैश ऑफ रियलिटी। जो कि हमारी हैबिट्स थी, जो कि हमारे नॉर्मल हमारे लिए था, हमें लगता है अब नाउ एवरीथिंग इज अब नॉर्मल। अब हम अगर इस सोच
से ज़िंदगी गुजार रहे हैं या दिन एक पूरा गुजार रहे हैं कि अब हमारे कुछ नॉर्मल नहीं है, अब हम अब नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, अब हम अब नॉर्मल हमारा रूटीन हो चुका हुआ है, अब नॉर्मल हमारी ज़िंदगी हो चुकी हुई है, तो टेल मी कि हाउ दैट विल अफेक्ट हमारी मेंटल स्टेट, हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ का क्या सत्यानाश करेगा इस सोच से कि अब हम एब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना कि न्यू नॉर्मल, जो कि सोच कर रखनी चाहिए कि अब वो एक पार्ट था, वो चैप्टर क्लोज हो गया, अब बुक का एक नया चैप्टर जैसे शुरू होता है, अब नया चैप्टर शुरू हो गया और ये नया चैप्टर जो है ये न्यू नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इट्स जस्ट न्यू, इट्स जस्ट डिफरेंट, इट्स जस्ट अ न्यू फेज, अ न्यू टाइप ऑफ नॉर्मल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन ये सोच, ये एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना इतना ज़रूरी है ताकि आप अपनी पेरेंटिंग को डिप्रेशन के साथ ना कर रहे हो, इतनी रिजेंटमेंट फिल्ड पेरेंटिंग ना कर रहे हो। हमारी बेसिक नीड्स बदल, आई एम श्योर इवन फादर्स भी ये फील करते होंगे कि उनके लाइफ में चेंज होती है, बट सारे फादर्स ऐसे नहीं होते जो इतने इन्वॉल्व हो पेरेंटिंग प्रोसेस में, वो मदर को देख के अपनी ज़िंदगी नॉर्मल पे भी गुजारना शुरू हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द डेथ ऑफ द मैरिज। लेकिन जो जनरली मदर्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ा ब्रंट ऑब्वियसली इसका फेस करती हैं, उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मैसिव चेंज आता है क्योंकि वो तरबियत कर रही है, उनकी जिम्मेदारी है तरबियत करना। तो प्रॉबली जो फादर्स अपनी कैरियर चेंज में फील करते होंगे एक मैसिव चेंज, वो यहाँ लाइफ में मदर्स ऐसा फील कर रही होती हैं। उनका खाने पीने का रूटीन, उनके सोने का उठने का रूटीन, उनके घर की नॉर्मलसी, उनके घर का क्लटर, उनके घर की सफाइयाँ, उनके कपड़े, एवरीथिंग एवरीथिंग एब्सोल्युटली चेंजेस। और यहाँ तक कि हमें जो, अगर स्पेशली मेरे जैसा कोई है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ये मुझे मैटर करता है कि क्लटर ना हो, गंद ना पड़ा हो। मुझे अक्सर औकात मैं बच्चों के अपने ऐसे टेबल्स देख रही होती हूँ या बच्चों के खिलौने पड़े होते हैं तो मुझे बॉदर कर रही होती है थोड़ी सी, बट आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि नहीं, दिस इज़ नॉर्मल राइट नाउ। अभी ये ज़रूरी है कि मेरे बच्चों के खिलौने पड़े हुए हैं, कि मेरे बच्चों के बैग्स पड़े हुए हैं, कि उनकी किताबें पड़ी हुई हैं और उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं और उनके कपड़े हैं। इट्स नॉर्मल। वो खाना खाते हैं, उनके बर्तन हैं, वो भी सारे बर्तन नहीं धो देंगे मेरे लिए। उनके कपड़े जब वो उतारते हैं तो वो सारा एक मैस मैंने क्लियर करना है, ये नॉर्मल है, ये नया नॉर्मल है। नहीं तो मेरा जैसा शख्स है तो मुझे होता है कि क्लटर ना हो, सारी चीज़ें कुछ बिखरा हुआ ना हो, बिल्कुल चीज़ें जगह पे पड़ी हों, हिले मत, कोई हिलाए मत कुछ ना हो। लेकिन अगर मैं उस सोच के साथ अपने 4 बच्चों के साथ उनको पेरेंट करने की कोशिश कर रही थी, मैं कॉन्स्टेंटली बिकर कर रही थी, कॉन्स्टेंटली उनके पीछे होती, क्या कर रहे हो ये नैगिंग जैसे होता है ना, कॉन्स्टेंटली पीछे पड़ के उनको, क्या कर रहे हो ऐसे क्यों किया, ये चीज़ें जगह पे रखो, वो ना रखो, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो, मुझे स्ट्रेस हो रहा है मुझे। और ऐसे लोगों को स्ट्रेस होता है, क्लटरिंग से बहुत स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर वो एक नॉर्मल डिसाइड करें, बच्चों को भी कहें आप लोगों ने ये जगह जो आपकी हैं, इनमें जो आप लोगों ने करना है, जिस तरीके से करना है करें, अपने कमरों में करना है। लेकिन यहाँ ये जो जगह, इधर आपकी मुझे कोई चीज़ नजर ना आए, ये आपकी जगह नहीं है, ये मामा की जगह है और मामा के मुताबिक चली गई है। तो अगर आपने वो एक बैलेंस क्रिएट कर दिया, अगर आपने वो एक रूल्स बना दिए हैं, एक सेट आपको पता चल गया कि कौन सी जगह पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कहीं नहीं, कहाँ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अपने वॉशरूम में फॉर इंस्टेंस, मुझे है कि वॉशरूम गंदा ना हो, बच्चे गंदे करते हैं, तो बच्चों के अपने वॉशरूम्स हैं, वो अपने वॉशरूम्स का ध्यान रखें, अपने वॉशरूम्स को क्लीन करें, अपने वॉशरूम्स का दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर वॉशरूम्स। लेकिन मेरा वॉशरूम गंदा नहीं होगा, मेरे वॉशरूम को आपने गीला नहीं करना, ख़राब नहीं करना बेटा। तो वो मेरी अपनी एक पर्सनल स्पेस है, जो मुझे होता है कि नहीं, मेरी अपनी पर्सनल स्पेस में आप लोग इन्वेड नहीं करेंगे। तो स्पेशली अगर आपको मेरी तरह की पर्सनालिटी हो और आपको पीस चाहिए अपने इमोशनल या पर्सनल स्पेस में या प्राइवेट फिजिकल स्पेस में, तो आपको ये होता है कि बच्चे जो हैं वो इसमें इन्वेड ना करें और आप उनसे तंग होने लग जाते हैं। बट अपने आप को आपने कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है और अपने आप को बताना है कि नहीं, ये एक नया नॉर्मल है, ये नया नॉर्मल डिफाइन हो चुका हुआ है, एक नई बंदा हमारी फैमिली में ऐड हो चुका हुआ है और वो बंदा ऐसे ही नहीं है कि हम अब मुझे कुछ दे नहीं रहा। बच्चे मुझे खुशी दे रहे हैं, बच्चों ने मुझे सेहत दी है, बच्चों की वजह से हमारे घर में ब्लेसिंग्स आई हुई हैं, बच्चों की वजह से मेरा पूरा दिन जो है वो मसरूफियत में गुजरता है। आई सी पीपल जो बच्चों में मसरूफ़ नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत, उनकी सेहत भी ख़राब होने लग जाती है एंड ऑल्सो आई हैव सीन देम कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आ जाता है। वो गलत गलत चीज़ें सोचना शुरू हो जाते हैं, वो जैसे आइडल माइंड इज़ फॉर द डेविल, राइट? ये जैसे ये बात होती है तो वो बहुत उनकी गलत गलत चीज़ों में अपने आप को वो फिर बिजी करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है टू बी सो बिजी दैट आई डोंट हैव टाइम फॉर दोस नेगेटिव थॉट्स जो कि यूजुअली लोगों के अंदर होती हैं। तो फिर जब आपको ये सोच है तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार होते हैं।
हम कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं कि पहले कैसी ज़िंदगी थी और फिर हम अनग्रेटफुल हो जाते हैं, हम नाशुक्रे हो जाते हैं नई चीज़ों के लिए। ये याद रखिएगा, कभी कुछ ऐसे हो नहीं सकता कि कोई नई चीज़ आए तो कुछ जाए ना। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी शायद पसंद की चीज़ भी थी वो जाए ना, क्योंकि यू हैव टू मेक स्पेस फॉर न्यू थिंग्स टू कम इन। हाथ में अगर ऑलरेडी चीज़ें हैं तो कुछ निकलेगा तो कुछ और की जगह बनेगी ना। अगर अल्लाह ताला ने आप बच्चों को बच्चे दे दिए, पेरेंटिंग के हवाले से ही बात हो रही है, तो बच्चे दिए, बच्चों का साथ मैस भी है या बच्चों की वजह से चेंजेस लाइफ में आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, सारा कुछ है। तो कुछ तो जाएगा भी सही। जो वो सुकून, वो ठीक है, टाइम, वो सारा कुछ जा रहा है, लेकिन देखिए क्या-क्या आ रहा है। बच्चों की वजह से आपके, जैसे मैंने ये बात की कि यू आर बिज़ी, आपकी सेहत बेहतर होगी, आप हँसते हैं बच्चों के साथ, बच्चे आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन देते हैं, बच्चे आपको बहुत ज़्यादा डोपामाइन देते हैं, आपको खुश रखते हैं, आपको पर्पसफुल रखते हैं, कॉन्स्टेंटली आपको मौका देते हैं सवाब कमाने का, जन्नत कमाने का। तो कि मतलब लंबी लिस्ट है ऑफ थिंग्स जो कि बच्चों के साथ आपको मिलती हैं। तो ठीक है, अगर कुछ चला भी गया तो ठीक है, अगर मुश्किल भी है तो ठीक है, अगर नॉर्मल वैसा नहीं रहा और नया नॉर्मल डिसाइड हो जाता है। अच्छा, आपने क्या करना है? डोंट फील बैड फॉर नॉट हैविंग टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने आप को ये बार-बार ये चीज़ ना कहें, ना ये सोचें कि हाय ज़िंदगी वैसी नहीं रही, हाय अब वैसा मज़ा नहीं आता, हाय अब मेरे पास टाइम नहीं रहता मूवी देखने का, मैं तो हर रोज़ पहले मूवी देखती थी या देखता था। हाय हम, और ये अब फादर्स जो अगर सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हाय मेरी बेगम पहले ऐसी होती थी। पहले वो कितना मज़े-मज़े के लाविश खाने बनाती थी। पहले कितना ज़्यादा वो बन-सवर के रहती थी। पहले कितना ज़्यादा वो टाइम हम गप्पों में गुज़ारते थे, तो बीच में कोई बच्चा बोलने वाला नहीं होता था। देखिए, वो टाइम दोबारा से आ जाएगा। वो दोबारा से टाइम आपको मिल जाएगा। वो खाने दोबारा से बन जाएँगे, वो घर दोबारा से सिमट जाएगा, वो आप दोबारा से टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड लुक गुड एंड प्रिटी एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ मिल जाएगा। मूवीज़ देखने का टाइम मिल जाएगा, गप्पे मारने का टाइम मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बच्चे जो इस टाइम में बड़े हो रहे हैं, उन्होंने इसी टाइम में बड़े होना है। दे नीड यू नाउ, दे नीड यू नाउ, बोथ ऑफ यू। तो व्हाट इफ़ पे ना ज़िंदगी गुज़ारें, बल्कि इस चीज़ पे शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये ज़िम्मेदारी और अल्लाह ताला ने आपको ये ट्रस्ट दिया हुआ है, जिसका ध्यान आप रख रहे हैं और आपको कॉन्स्टेंटली मौका दिया हुआ है। इबादत है ये भी, इबादत करने का। और अक्सर औक़ात ये भी, बल्कि इबादत से बात दूसरी भी यहाँ मेंशन्ड है कि हम ये भी फ़ील करते हैं कि हम नमाज़ें वैसे नहीं पढ़ते, हम कुरान वैसे नहीं पढ़ते, हम दुआएँ वैसे करने का टाइम नहीं मिलता, रोज़े अब आ रहे हैं जैसे, रोज़े रखने का वैसे वो मज़ा ही नहीं है, भाग-दौड़ ही लगी रहती है, वो सजदे नहीं लंबे हम करते। ये भी अनफॉर्च्युनेटली इसमें हम इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं और बाकी सारी चीज़ों से भी ये रिलेट होती है। इट इज़ नॉट जस्ट दिस मेंटल इमोशनल थिंग, इट इज़ कि हम अपना नुकसान करने लग जाते हैं इंतज़ार में कि चीज़ें वैसी जब होंगी ना जिसकी हमें आदत है, जो हमारा नॉर्मल पहले होता था, तब हम करेंगे। हम नमाज तब पढ़ेंगे जब बच्चे सो जाएंगे, हम खाना तब खाएंगे जब बच्चों ने खाना खा लिया, और अगर काम घर के हो चुकेंगे आराम से बैठ के चाय पियेंगे आराम। वो कभी आराम से टाइम नहीं आने वाला। आई एम सॉरी टू से दिस, बट वो कभी आपको टाइम नहीं मिलने वाला। वो आराम से बैठ के नमाज़ पढ़ने का, आराम से बैठ के खाना खाने का, वो चाय 3-4 दफ़ा गरम करनी ही पड़ती है। वो आप दो आराम से नहीं मिलने वाला। तो मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। डू, यही आखिरी पॉइंट है, डू नॉट वेट, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें कि जब वो सारे अपने-अपने कमरों में चले जाएँगे, बच्चे बाहर खेलने चले जाएँगे, मैं आराम से सुकून से बैठूँगी, तब मैं अपना केक खाऊँगी। नहीं, यू डू इट नाउ। आप अभी करें, जो भी कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, जब भी मौका मिले, जिस तरीके से मौका मिले। अक्सर का ऐसे हुआ है कि मैं अपनी सबसे छोटी के साथ उसको सुलाने में मसरूफ़ हूँ और मुझे नज़र आ रहा है कि टाइम नमाज़ का जा रहा है और मैं ऐसे घड़ी देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? इसको मैंने छोड़ा, इसने चीखें मार के अभी रोना है, इसको तो अभी ज़रूरत है मेरी, मैंने इसको सुलाना है और इसको मैं अभी छोड़ भी नहीं सकती। नमाज़ 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 नहीं जा सकती, अब नमाज़ को तो आपने अगर इंटेंशनली छोड़ दिया तो आप गए, आप मुसलमान ही नहीं रहे। मैं अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तो मेरे हस्बैंड ने बल्कि मुझे ये बात, मुझे बड़ी थैंक्स टू हिम टू मेक मी रियलाइज़ दिस कि है ना, आप लोगों को तो इतना अल्लाह ताला ने लेवरेज दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने आप लोग, अल्लाह ताला को पता है 70 माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला को कैसे नहीं पता होगा कि एक माँ पे क्या ज़िम्मेदारी होती है और माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है कि वो छोड़ नहीं सकती रोते हुए, उसको देख नहीं सकती। तो तो आप बैठे हुए नमाज़ पढ़ लें। आप उसको सुला रही हैं, आप
अगर वज़ू ना किया, मज़े की बात, मैंने फिर साथ मैंने कहा लेकिन अरसलान वज़ू अगर ना किया, उस वक़्त वॉशरूम में भी नहीं बंदा जा पा रहा हो, आपको पता है माँओं के साथ क्या होता है, तो वॉशरूम नहीं जा पाती, कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला ने इसका भी आसान हल दिया हुआ है। पीछे हाथ ऐसे करें, मिट्टी हाथ में कहीं न कहीं तो होएगी ना मिट्टी, ऐसे-ऐसे करके मसा करें और नमाज़ पढ़ लें। मैंने कहा सुभान अल्लाह! बंदा सोचे सही कि हमारे पास तो बहाने नहीं होने चाहिए कि हमने नमाज़ें छोड़ दी, नमाज़ नहीं पढ़ सके, वो नमाज़ निकल गई, बच्चों के साथ पता नहीं चला उनको खाना दे रही है। नहीं, हम हम असल में वो नॉर्मल के इंतज़ार में होते हैं कि जब सो जाएँगे, और अक्सर औक़ात ये माएँ मुझे बताती हैं, बस वो रात को सोचा था इशा पढ़ेंगे हम, जब बच्चे सो जाएँगे, बच्चों को सुलाते-सुलाते सो गए, इशा निकल गई। अस्तगफिरुल्लाह! देखो कितने अफ़सोस की बात है कि नमाज़ तो वापस कभी नहीं आनी ना, जैसे बच्चों की तरबियत का टाइम वापस नहीं, नमाज़ भी कभी वापस नहीं आनी, नमाज़ नहीं वापस आनी। तो एक चीज़ में बहुत अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है रोज़ों में। रोज़ों में अगर आप फ़ीड दे रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उस टाइम पे छूट दी हुई है। लेकिन उसके अलावा नहीं, उसमें आप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है आपकी रोज़ा रखने की वज़ह से बच्चे की सेहत पे असर हो रहा है या आपकी अपनी सेहत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, आप नहीं कर सक रहे, तो अल्लाह ताला ने कहा है बाद में आप रोज़े रख सकते हैं। लेकिन ये नमाज़ों के हिसाब से नहीं है। नमाज़ें पढ़नी है। यहाँ तक कि आप लेबर की पेन्स को बेर आखिरी मिनट तक कर रहे हैं आप नमाज़। नमाज़ अब क्योंकि नमाज़ सिर्फ़ आप मुँह से भी पढ़ सकते हैं। यू डोंट, यहाँ तक कि आप अगर, मुझे याद है मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से, मुझे याद है कि मैं जायनमाज़ तक नहीं पहुँच पा रही होती थी। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? नमाज़ निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। मुझे पता है मैं भी पढ़ सकती हूँ, मतलब ये वक़्त है मेरे पास। तो क्या करूँ? कोई नहीं, जहाँ खड़ी हुई हो जैसे हो बस पढ़ लो, नमाज़ ना छोड़ो। तो नमाज़ आपने अगर नहीं छोड़नी है, अगर आपको खाना, अब ये अगेन नीड है, ज़रूरत है, आपने खाना है, आप ना इंतज़ार करें कि बच्चे खा पी के जब चले जाएँगे, मैं आराम से बैठ के अपना आधा घंटा लगा के, नहीं। आप बस बच्चों को खिला रहे हैं, साथ-साथ खा लें। जिस तरीके से जो भी कर सकते हैं अपनी नीड्स को कैटर करें और न्यू नॉर्मल को एम्ब्रेस करें। उससे उसमें खुश हों, उसको एन्जॉय करें। Let go of what's gone, be grateful for what remains, and look forward to what's coming next. अच्छा जी, मिस्टेक नंबर 4, पुटिंग योर मैरिज ऑन द बैक सीट। उफ़! बहुत बड़ी गलती हम कर जाते हैं। बिगेस्ट डिटर्मिनेंट, अच्छा ये काफ़ी मैंने, बल्कि जो ग्रुप है उसमें भी मैं चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली शेयर करती रहती हूँ। पेरेंट्स क्लब का ग्रुप जो हमारा वेरेटा का बना हुआ है, अगर उस तरह से आप लोगों ने जॉइन इन हमें किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि उसमें मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ। उसमें से एक चीज़ जो मैंने शेयर की थी वो यही थी कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ अ चाइल्ड सक्सेस इन द फ्यूचर, कि सबसे बड़ी, अगर आपने गेस करना है कि ये बच्चा सक्सेसफुल होगा, खुश होएगा, बाद में उसकी कैसी ज़िंदगी गुजरती है, क्या है? द हैप्पीनेस ऑफ द मदर। माँ कितनी खुश है, माँ खुश है, जितनी भी मुश्किलात उस पे आए, लेकिन वो खुश है या नहीं, और खुश है मतलब शुक्र उसके अंदर है या नहीं। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलेट मेरे ज़हन में अहादीस और बहुत ज़्यादा सहाबा के भी वाक़यात जो है वो ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन अभी टाइम की कमी की वजह से मैं उनको मेंशन नहीं कर सक रही। बट बहुत ज़्यादा इसमें बात है कि औरत जो शुक्रगुज़ार हो, शुक्र करती हो, खुश हो, तो उसके कितनी ज़्यादा उस पे ब्लेसिंग्स आती हैं। तो इसी तरीके से अ, अब वहाँ मेंशन नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का आपस में क्या रिलेशनशिप, लेकिन on the side of it, on the flip side of the coin, एज एन इमोशनल हेल्थ काउंसलर आई कैन टेल यू कि एक औरत की सबसे बड़ी खुशी होती है जब उसका हस्बैंड उसके साथ खड़ा हो। एक औरत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब फील करती है क्योंकि शी इज़ सपोज टू बी प्रोटेक्टेड, लव्ड। तो उसमें सबसे ज़्यादा एक तो इमोशनल काम, सिक्योरिटी उसको फील होती है, और सेल्फ इस्टीम उसकी हाई होती है जब उसको पता हो कि उसका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा है। तो वो अगर आप उस पर इन्वेस्ट करें, उस पर टाइम, अपनी एफर्ट, उसमें मेहनत, उसमें हर तरह के इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी करें, तो आपको नज़र आएगा कि आप खुश हैं। और जब आप खुश हैं तब आपकी पेरेंटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होएगा। जब एक माँ स्ट्रेस्ड आउट होती है, गुस्से में होती है, रिज़ेंटफुल होती है, गिल्ट में होती है, उसकी पेरेंटिंग की क्वालिटी, और जब एक माँ खुश होती है, पीस में होती है, कंटेंट होती है, अच्छे मूड में होती है, उसकी पेरेंटिंग की क्वालिटी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, हमारी टोन बदल जाती है, हमारे बिहेवियर क्यूज़ बदल जाते हैं, हमारे बिल्कुल बात करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है बच्चों के साथ। बच्चे क्या रीड कर रहे हैं, बच्चों को पता चल रहा है कि हमारी मदर हमसे तंग हो रही है, हमारी मदर हमें यहाँ चाहती नहीं है कि हम यहाँ हों अभी उनके पास, या नहीं, हमारी मदर कितनी खुश है, हमें एंजॉय कर रही है, हैप्पी है हमारी वजह से। उनके ऊपर जो असर आता है इस चीज़ का, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा,
वुमन इज़ हैप्पीएस्ट व्हेन शी इज़ हैप्पीली मैरिड, लेकिन इसी वजह से डाइवोर्स की भी इजाज़त अल्लाह ताला ने दी हुई है। अगर आप हैप्पीली मैरिड नहीं हैं, देन इट्स बेटर दैट यू आर नॉट मैरिड एट ऑल एंड यू लीव दैट रिलेशनशिप। इफ़ यू बोथ आर नॉट हैप्पीली मैरिड, इफ़ देयर फाइट्स, क्योंकि फाइट्स बच्चों के सामने गुस्सा, फाइट्स, नाराज़गियाँ, कांस्टेंट आपस में चिच-बिच लगी पड़े, तो उसका जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बच्चों पे, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा होता है कि इट्स बेटर दैट यू लीव द रिलेशनशिप। इट इज़ बेटर दैट यू लीव द रिलेशनशिप। अगर आप उसको मैनेज, अगर किसी भी तरीके से आप नहीं उसको ठीक कर पा रहे, क्योंकि हैप्पीनेस आपका पीस, इमोशनल पीस बहुत बड़ी रीज़न होनी चाहिए कि वो आपके, अगर आप डिवोर्स का सोचें। लेकिन अगर वो बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई इशू है, ऐसा कोई डिफरेंस है जो कि किसी भी तरीके से ठीक नहीं, आपस में मैनेज नहीं हो सकता या ठीक नहीं हो सकता, तो फिर आपको ये कर देना चाहिए। नहीं तो यू शुड मेक ऑल योर एफर्ट्स, हर तरह से कोशिश करें कि रिलेशनशिप ठीक हो। रिलेशनशिप ठीक रखना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, हम गलती कर जाते हैं, हम समझते हैं पेरेंटिंग में कि बच्चा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इन द हाउस है। बहुत बड़ी गलती है। एक्चुअली इट इज़ अ मदर। माँ सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इन द हाउस है। क्यों? क्योंकि जब वो खुश होएगी तो वो सब कुछ कर सकती है, जब वो नहीं होगी वो अपनी बेसिक नीड्स भी बच्चों को दे नहीं पाएगी। उसको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और जब बच्चे देखते हैं कि माँ खुश है, बच्चे भी इस तरीके से अपने आप को प्यार करना सीखते हैं, अपनी इज़्ज़त, सेल्फ रिस्पेक्ट सीखते हैं, और बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट इस तरीके से सीखते हैं कि वाओ! आवर मदर नॉट ओनली इज़ टेकिंग केयर ऑफ अस, हमारा भी ध्यान सिर्फ़ नहीं रख रही है, अच्छी माँ भी नहीं है, वो अपना भी कितना अच्छा ध्यान रखती हैं। वो खुद से खुश कितनी हैं, वो अपने भाग रही हैं, खेल रही हैं, दौड़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, काम भी अपना करती हैं, अचीव भी करती हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदलती हैं, सब कुछ करती हैं। वाह! ये ज़बरदस्त! क्या इज़्ज़त होएगी ऐसी माँ की। और एक माँ जो बस बैठी हुई रोती रहे, हाय मेरी ज़िंदगी, हाय मेरी ज़िंदगी, हाय मेरी ज़िंदगी, हाय ये मसला, हाय वो मसला, उसकी क्या इज़्ज़त होगी? और फिर बच्चे ये वर्ड्स पिक करते हैं और वही रिपीट करते हैं, और फिर उनके भी वही मसले पड़े रहते हैं कि हाय हमें पता नहीं क्यों हमारी ज़िंदगी ये मसले हैं इतने सारे, पता नहीं हमारी प्रॉब्लम्स क्यों, इतने इश्यूज़ क्यों हैं हमारे, हम खुश नहीं हैं, हमारा ये मसला है, हम हैप्पी नहीं हैं, आज फिर सैड हूँ, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है। तो वही उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। तो अपनी पेरेंटिंग को पॉजिटिविटी के साथ फ्यूल करें और खुश रखें अपने आप को, और आपकी खुशी जो है वो आपकी मैरिज पे की वजह से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। और अगर आप अपनी मैरिज पे इन्वेस्ट करेंगे, अपनी मैरिज को खुश रखेंगे, तो गारंटीड कि आप भी खुश होंगे इंशाल्लाह। अम, बच्चों के बाद पेरेंटिंग की वजह से मैरिज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, लेकिन वंस यू आर पेरेंट्स योर मैरिज मैटर्स मोर नॉट लेस। क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी आपको देख रहे हैं, आपके बच्चे भी आपको देख रहे हैं, सो अदर पीपल आर ऑल्सो काउंटिंग ऑन यू। सो दैट इज़ वाई जो सारी लिस्ट मैंने भी बताई है कि क्या क्या चीज़ें सीखता है कि बच्चा माँ को खुश देखने की वजह से, तो इट इज़ बिकॉज मदर, स्पेशली व्हेन मदर एंड फादर आर हैप्पी टुगेदर, तो वो एक सुपर पावर है बच्चों के लिए, सुपर पावर। तो उसको प्लीज़ कम इम्पोर्टेंट ना समझें। जो भी आप बच्चे को सिखा दें, जितने भी पैसे आप लगा दें, जितनी भी क्लासेस करवा दें, जितने भी स्किल सिखा दें, सब कुछ करा दें, अगर उसका घर का माहौल ख़राब होएगा ना, वो बच्चा नहीं कुछ कर सकेगा। वो बच्चा फिट ही नहीं होगा इमोशनली टू डू एनीथिंग, बेशक उसकी कितनी भी स्किल्स हैं, बेशक उसको कितनी भी नॉलेज है। अगर अंदर मोटिवेशन ही नहीं है टू लिव, टू बी हैप्पी, टू डू एनीथिंग, तो वो क्यों करना चाहेगा? तो या तो वो उधर से निकल जाएगा और फिर वो कहेगा नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी बनानी है, उसकी ये मोटिवेशन होगी कि ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी मैंने, लेकिन वो आपसे बॉन्डिंग नहीं रहेगी, और उसकी वजह से बिलीव्स का इश्यूज हो सकते हैं कि फिर वो अपने बिलीव्स खुद से ढूंढेगा, और फिर गलत बिलीव्स पे भी अनफॉर्चुनेटली अक्सर औकात बच्चे जो हैं वो गलत बिलीव्स करके बैठ जाते हैं, सिर्फ ताकि वो अपने माँ बाप से फ़र्क हो, माँ बाप से दूर रहें। प्रायोरिटाइज, अब उस चीज़ को अहमियत दें जो कि अहम है, और उनके लिए क्या अहम है अपने ज़हन में रखें, बच्चों के लिए क्या अहम है। हम अक्सर औक़ात, बल्कि सारे माँ-बाप ही ये कहते हैं, मैं तो अपने बच्चे के लिए मर जाऊँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँगा अपने बच्चे, इतना मैं उससे प्यार करता हूँ। आई बिलीव यू, बट वुड यू लिव फॉर देम? लेकिन आप उसके लिए अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए तैयार हैं? अपनी आप को सेहतमंद करने के लिए तैयार हैं? अपने मेंटली फ़ोकस करने अपने आप को मेंटली फ़ोकस्ड रखने पे तैयार हैं? अपनी पेरेंटिंग को इंटेंशनल करने पे, कॉन्शियस पेरेंटिंग, सोच समझ के, मेहनत लगा के, टाइम लगा के, अपने ईगो, अपनी नीड, अपनी एंजाइटीज़, अपने मसले, अपना ट्रॉमा, अपना चाइल्डहुड, अपने गलत बिलीफ साइड पे रख के करने को तैयार है?
मरना तो हमने एक ही दफ़ा होता है, ज़िंदा तो हर रोज़ रहना होता है। तो अगर वाक़ई में अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, तो अपने आप को खुश रखें, अपनी सेहत को अहमियत दें, अपने रिश्तों को अहमियत दें, अपनी शादी को, अपने घर के माहौल को अहमियत दें, उनके लिए। और देखेंगे कि अल्लाह ताला पे ब्लेस कैसे करते हैं। आखिरी, गिविंग बर्थ टू आवर ओन मास्टर्स, इस हदीस से शायद आप लोग थोड़े से वाकिफ़ भी होंगे। आखिर ज़मान की हदीस है कि जो माएँ हैं वो अपने बच्चों, मतलब अपने मास्टर्स को जन्म देंगी, और वो उसकी तफ़सीर में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तफ़सीर एज़ इन उसकी, सॉरी, जो डिस्क्रिप्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन में कुछ लोगों ने कहा हुआ है कि इट इज़ रिलेटेड टू स्लेव वुमेन, लेकिन कुछ लोगों ने कहा हुआ है कि इट इज़ रिलेटेड टू, और ये ज़्यादा चीज़ें जो जिस पे एग्री किया जाता है वो इट इज़ रिलेटेड टू पेरेंटिंग, कि आखिर वक्त में पेरेंटिंग कैसी हो जाएगी और बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो जाएंगे, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे, डिसोबीडियंट हो जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि आपको पता है ये भी बहुत बड़ा एक सिन होता है, डिसोबीडियंस टू पेरेंट्स, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। आउट ऑफ desperation फॉर एक्सेप्टेंस एंड लव फॉर आवर चिल्ड्रन, विच ऑल्सो रिलेट्स टू कि हम बड़े बच्चों को बेबीज़ की तरह क्यों ट्रीट करते हैं, हम उनके दोस्त ज़्यादा बन जाते हैं और पेरेंट्स कम बन जाते हैं। और शायद इससे एक और चीज़ जो लिंक होती हुई नज़र आती है कि हम एक ऐसे टाइम पे पेरेंटिंग कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे बड़े हो चुके हैं और बच्चे अब हमारे बड़े हो रहे हैं, जहाँ इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि क्या-क्या गलतियों का क्या-क्या नुकसान हो सकता है। और उसकी वजह से हमारी पेरेंटिंग फ़ियर बेस्ड हो गई हुई है। हम कॉन्स्टेंटली परेशान होते हैं, ओह! ये ना हो जाए, ओह! वो ना हो जाए, ओह! ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ये ना कर दूँ, इसकी वजह से इसका सत्यानाश, ऐसे ना फिर जाए, वैसे ना फिर जाए। और हमारी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस में ये फ़ियर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। इस खौफ की वजह से और हमारी अपनी इमोशनल डिपेंडेंस की वजह से हम कमज़ोर हो गए हैं अपने बच्चों के सामने, और हम उनके बाकायदा स्लेव्स बनते चले जा रहे हैं। और ये हवाला है उस हदीस का जिसको मैं अभी रेफ़र कर रही थी। इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ से पढ़ देती हूँ, सॉरी। Inform me about the hour. The Prophet said about that one question knows no more than the questioner. Well, inform me about its signs of the end of times. They are that the slave girl will give birth to her mistress. अच्छा, इधर आगे लिखा हुआ है, इमाम इब्न हजर अल अस्कलानी when commenting on this hadith said the accurate meaning, इसका सही मतलब जो है वो है कि बच्चे बहुत ज़्यादा disobedient हो जाएंगे, they will disobey to their parents and will treat their parents like a master will treat their slave, with insults, abuse and disrespect, hitting and forcing their parents to work for them. कितनी ये कॉमन कॉमन प्रैक्टिस आपको नज़र आना शुरू हो गई है कि बच्चे कह रहे होते हैं मेरे लिए ये करें, वो करें, ऐसे करके आएँ, वैसे करके आएँ, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते। ये जो एटीट्यूड बच्चों का होना शुरू हो गया है, अनफॉर्चुनेटली ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि ये एंड ऑफ टाइम्स का एक साइन है। Do not be afraid of not being their best friend. If you have never been hated by your child, you have never been a parent. एक ऐसा टाइम आएगा जब आप बच्चे जो है ना वो तंग हो रहे होंगे, ये क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे बताती रहती है ऐसे करना है, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, मुझे गलत, मैं करना चाहता हूँ जिससे मुझे मना कर रही हैं, कहती हैं कि सही बात नहीं है, ठीक बात नहीं है, अल्लाह ताला नाराज़ होंगे, अल्लाह ताला ने ये कह दिया, तो मैं नहीं, अपनी मर्ज़ी करना चाहता हूँ, मुझे मेरी मर्ज़ी करना नहीं देती। कुछ नहीं होता, गुस्सा करने दें उनको। एट टाइम्स उन पे ये मुश्किल वक़्त आने दें। लेट देम हैंडल देयर इमोशंस। डू नॉट एक्सपेक्ट कि बच्चा हमेशा आपसे खुश रहेगा। देखिए, सही जब काम करना होता है, सच बोलना पड़ता है ना, बड़े लोग नाराज़ होते हैं। बड़े लोग अपसेट होते हैं, बड़े लोग जो हैं वो बुरा मनाते हैं। सच कड़वा है, सच सबको अच्छा नहीं लगता। मीठी-मीठी बातें सबको अच्छी लगती हैं। तो अगर हमने लेकिन सही काम करना है, वो सख्त है और वो कड़वा है और वो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, एंड दैट्स फाइन। और ये आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को अच्छा लगेगा, और ये आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो कॉन्स्टेंटली आपसे खुश होंगे। बल्कि ये एक्सपेक्ट करें और इंतज़ार करें इस वक़्त का कि बच्चे कब आपसे तंग होने लग जाते हैं और तब आपको बताना चाहिए, ओके, अब मैं कोई सही काम कर रहा हूँ। अब मैंने ऐसी कोई चीज़ की है जो मैंने अपने भले के लिए नहीं की, मैंने अल्लाह ताला के लिए की है। वही तो अच्छी पेरेंटिंग है, क्योंकि अपने भले के लिए तो हम उनको हमेशा खुश रखेंगे ताकि वो हमसे हमेशा खुश रहें। जब अल्लाह के लिए करते हैं तो अब आप हमेशा खुश नहीं रख सकते उनको, एंड दैट्स फाइन, दैट इज़ ओके। सो डोंट बी अफ्रेड टू मेक दिस make this mistake of not being their best friend.
चलें, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होएगा इंशाल्लाह सेशन। और इसके बाद आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर्स हैं, किसी के पास ज़हन में कोई भी सवाल आता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।